फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए बाजार में भरपूर एक्शन के लिए। आखिरी 1.5 घंटा एक दायरे ही तैयार हो जाइए बाजार में भरपूर एक्शन के लिए। आखिरी 1.5 घंटा एक दायरे में ही ट्रेड हुआ है, पर उस दायरे में थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर देखिए बाजार में। तो किस तरह से इस वॉलेटिलिटी से डील करें, कमजोर बाजार में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, जानेंगे अनिल सिंघवी के साथ। पर अनिल जी, उससे पहले बता दीजिए इस समय बाजार की बड़ी बातें क्या है। बाजार की बड़ी बातों में आप देख सकते हैं आज है उतार चढ़ाव के बीच कारोबार, लेकिन दायरा सीमित है। शुक्रवार को 100 पॉइंट की रेंज में हमने ट्रेड किया, 10,300 10,400 की रेंज, और दीप आज 10,325 10,425 की रेंज रही है निफ्टी पर। 300 अंकों में आज कारोबार होता हुआ दिखा है। 1 से 1.5% तक की कमजोरी आपको दिखेगी यहाँ पर इंडेक्स में। बैंक्स कमजोर है, फाइनेंशियल्स कमजोर हैं, और मेटल आईटी शेयरों से भी बाजार पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है। तो ये 4 सेक्टर कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। रेटिंग डाउनग्रेड पर सफाई दी है एक्सिस बैंक ने, की गलती से ऐसा किया है एसएनपी ने, लेकिन उसके बावजूद 5% स्टॉक अभी कमजोर है। लेकिन बाकी 4 एनबीएफसी की भी उन्होंने रेटिंग कम की है, वहाँ पर दबाव साफ है। पेपर शेयरों में जबरदस्त तेजी होती हुई दिख रही है। आंध्रा पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, आंध्रा पेपर में खरीदारी की है क्यूआईपी में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने, और राधाकृष्ण दमानी जी की कंपनी ने भी यहाँ पर खरीदारी की है, उससे तेजी बन रही है। इन्हीं की ग्रुप कंपनी वेस्ट कोस्ट पेपर में दमदार नतीजों के बाद अच्छी खासी तेजी होती दिख रही है। कंजम्पशन शेयरों में आज फिर से खरीदारी लौटती दिखी है। एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये तमाम शेयर मजबूत है, और ये इंडेक्स 1% आपको आज मजबूत दिखेगा। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और आपका एक चहीता स्टॉक या वन ऑफ योर फेवरेट स्टॉक्स ईआईडी पैरी 52 हफ्तों की ऊंचाई पर वो स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर भी एक्शन भरपूर है सर। अभी थोड़ी देर पहले 12:30-1 बजे बाजार ने एक रिकवरी अटेम्प्ट करी थी सर। 10,300 के ऊपर आया था निफ्टी। बैंक्स में भी थोड़ा सा एक्शन आ रहा था, एचडीएफसी बैंक लीड कर रहा था, पर वो सस्टेन नहीं कर पाए। और सर, जिस तरह से डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर्स इस समय, निफ्टी फ्यूचर्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो सर 70-75 अंक का डिस्काउंट वहां पर है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पर देखेंगे तो 150 अंकों से ज्यादा का डिस्काउंट दिख रहा है। उससे क्या संकेत लेते हैं सर? दीप, थोड़ा डिस्काउंट तो देखिए बाजार के मूड के साथ है, और थोड़ा डिस्काउंट इस महीने आने वाले डिविडेंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कई सारे निफ्टी के स्टॉक्स ऐसे हैं, कई सारे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपना डिविडेंड देंगे, और उस डिविडेंड के एडजस्टमेंट को देखते हुए यहाँ पर आपको थोड़ा डिस्काउंट आता हुआ दिख रहा है, या यूं कहें कि सीरीज की शुरुआत में ही डिस्काउंट बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन जहां तक आज के बाजार का सवाल है, बहुत ही छोटी रेंज है। हाँ, रेंज जरूर ये कि जो हम 10,300 10,400 की सुबह बात कर रहे थे कि इसी 100 पॉइंट में हो सकता हम वक्त बिता दें, उसके बजाय 25-25 पॉइंट एक्सटेंड किया है। 10,300 के बजाय 10,325 तक ऊपर पहुंचे हैं, और नीचे 10,200 के बजाय 10,225 तक हम आए हैं। तो रेंज में है, लेकिन जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स फ्लैट हैं और निचले स्तरों से थोड़े से रिकवर हुए हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत कमजोरी होगी। अच्छा, और बढ़ने के लिए आपके पास बहुत कारण है नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम दीप मालूम है क्या है, कि जब डाउ फ्यूचर्स बहुत सुस्त हो तो आपके लिए ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल काम है कि आज रात को अमेरिका में ट्रेडिंग सेशन कैसा होगा, कैसी ओपनिंग होगी, और बाद में क्लोजिंग कैसी जाकर होने वाली है। ये अंदाज़ा लगाना 10-11 पॉइंट नीचे हो तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि डाउ सीमित दायरे में रहकर ऐसे ही सुस्ती के साथ बंद हो जाएगा, या बड़ी तेजी या बड़ी बिकवाली हो सकती है। तो इसलिए थोड़े से कोशिश रहेंगे ट्रेडर्स, बहुत कमिटमेंट करने के बजाय। और वैसे भी देखिए, कमिटमेंट करने का मजा ट्रेडर्स को तेजी में आता है। तेजी करने का मूड माहौल बन नहीं रहा, मंदी करने की हिम्मत हो नहीं रही, क्योंकि हर एक लेवल से खरीदारी आती है, बाजार सपोर्ट भी ले लेते हैं, और तेजी करने की वजह नहीं मिल रही। तो मुझे लगता है सुस्ती वाला मामला ही 1.5 घंटे रहने वाला है। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो फिलहाल तो लग नहीं रहा, लेकिन हो जाए तो हम उसको भी एंजॉय करेंगे, तो मज़ा तो आएगा शो में। बस ये अलग बात है कि इंडेक्स कुछ मुंह दिखाए या ना दिखाए। रिजल्ट्स के लिहाज से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर अगले 1.5 घंटे रहने वाला है, और ज़बरदस्त रहने वाला है। हर मिनट में आपको कुछ ना कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनके रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे, और वहाँ बड़ा एक्शन दिखेगा, तो उसकी तैयारी करके रखिए अभी आप। बिल्कुल अनिल जी, और एक बार रुपए पर भी नजर डाल लेते हैं। 5 पैसे की मजबूती के साथ रुपया बंद हुआ है, और ग्लोबली भी हमने देखा है कि डॉलर पर थोड़ा प्रेशर जरूर आया है। और जिस तरह से फ्राइडे का ट्रेड था, ट्रेजरी यूएस ट्रेजरी में खरीदारी थी, डॉलर में प्रेशर था, तो उस लिहाज से देखें तो रुपए की अच्छा प्रदर्शन रहा है, कह सकते हैं एक तरह से सपाट रहा है आज के दिन, बट गिरावट नहीं हुई डॉलर के खिलाफ, बल्कि 5 पैसे की मजबूती के साथ रुपया बंद होता हुआ दिख रहा है। पर चलिए कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, इवेंट्स पर भी नजर डाल लेते हैं, ट्रिगर्स पर भी जिन पर बाजार रिएक्ट करेंगे आने वाले समय में। मानसी और पूजा हमारे साथ तैयार है। मानसी, पहले आपसे बात करते हैं, बताइए आने वाले दिनों में कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जिन पर बाजार की नजर है?
बिल्कुल। गुड आफ्टरनून दीपांशु। नतीजों के लिहाज से 3 कंपनियां निफ्टी और एफएनओ स्पेस में आज नतीजे पेश कर रही है, जिसका इंतजार है। बाजार बंद होने के बाद अनुमानित समय लगाया जा रहा है। टाटा स्टील निफ्टी स्पेस में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोनेट एलएनजी वायदा बाजार में आज अपने नतीजे पेश करने वाली है। इसके अलावा इंडियन बैंक की एक बोर्ड बैठक है। टायर 1 और टायर 2 बॉन्ड के जरिए पूंजी जुटाने पर इस बैठक में विचार होगा। फिनिक्स मिल इक्विटी रेजिंग को लेकर कंपनी का बोर्ड आज सोच विचार करता दिखेगा। और साथ ही सुमितोमो केमिकल्स का ओएफएस रिटेल निवेशकों के लिए आज से खुल गया है। कल की अगर बात करें, सबसे पहले तो कल एचयूएल की एजीएम होने जा रही है, जिस पर नजर रहेगी। लॉकडाउन का 5वां चरण कल खत्म हो जाएगा। कल नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में ओएनजीसी, वायदा बाजार में सेल और वोडाफोन आइडिया, इन कंपनियों के नतीजे आते हुए हम देखेंगे। 1 जुलाई यानी कि बुधवार के दिन अनलॉक 2 का फेज शुरू होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स में हांगकांग के बाजार इस दिन बंद रहने वाले हैं। ऑटो बिक्री के आंकड़े 1 जुलाई को आते हम देखेंगे। सीक्वेंट साइंटिफिक का ओपन ऑफर 1 जुलाई को खुलेगा, जो कि 14 जुलाई तक खुला रहेगा। और अंत में पीएनबी सेविंग्स अकाउंट की जो नई दरें हैं, वो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट दरों में 0.50 की कटौती जो की गई है, वो 1 जुलाई से लागू होती हुई दिखेगी। बिल्कुल। तो कई सारे अहम इवेंट्स हैं आने वाले दिनों पर जिन पर हमारी नज़र रहेगी। एंड ऑफ कोर्स अनलॉक 2.0 आता है, लॉकडाउन का 6ठा चरण आता है, जिस तरह से बदलाव होते हैं वहां पर भी नजर रहेगी। आज वैसे मुंबई में काफ़ी परेशानी हुई है लोगों को लेकर, ट्रैफिक जैम, क्योंकि मुंबई पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है लोगों के मूवमेंट पर इसके अलावा कौन से स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में रहे, कुछ नतीजे भी आए हैं मार्केट्स खुलने के बाद, पूरी लिस्ट है पूजा के पास। गुड आफ्टरनून पूजा, बताइए। माफ कीजिएगा देवांशी, माफ कीजिएगा मुझे, देवांशी हमारे साथ तैयार है, माफ कीजिएगा देवांशी, बताइए कौन सी खबरें हैं। ओके दीपांशु, गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज सबसे पहले तो अगर नतीजों के लिहाज से देखें तो मार्केट आज के बाद जो नतीजे आए थे उसमें भारत फोर्ज के नतीजे आए हैं। आप देखिए फिलहाल स्टॉक काफ़ी रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। जो नतीजे वो अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आते हुए दिखे, क्योंकि इनको एक मुश्त घाटा होता हुआ दिखा है करीब 94 करोड़ का। और इसके अलावा आप देखिए 300 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले इस बार करीब 73 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। आय भी इस बार घटी है, लगभग आधी होती हुई दिखी है। करीब 1700 करोड़ की आय थी, वहां से घटकर करीब 880 करोड़ की आय आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा घटा है 518 करोड़ से घटकर केवल 110 करोड़ पे आते हुए दिखे, और मार्जिन 31% से घटकर 12.5% पे आते हुए दिखे। लॉकडाउन के चलते जो रिजल्ट है वो काफी वीक आते हुए दिखे हैं। एमआरएफ यहाँ पे आप देखिए मुनाफा 294 करोड़ से बढ़कर 670 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। आय में भी इस बार काफी ज्यादा डाउनफॉल आता हुआ दिखा है 3685 करोड़ का। और साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है वो अन्य खर्च कम होने के चलते हमने देखा 583 करोड़ पर स्टेबल है, और मार्जिन से इस बार हल्के से बढ़ते हुए दिखे हैं। और साथ ही कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी किया है। 94 रुपीज प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मुनाफे में बढ़त दिखी है आपको, वो केवल 450 करोड़ का जो डिफर्ड टैक्स गेन है इसके चलते आपको दिखती है, लेकिन ओवरऑल नतीजे इतने अच्छे नहीं है। सीएसई आय 5% तक बढ़ते हुए दिखे। कामकाजी मुनाफा इस तिमाही में 17% तक बढ़ता हुआ दिखा है। और साथ ही आप देखिए इनकी जो रेगुलेटरी आय है वो इस बार 312 करोड़ पे आती हुई दिखी, 400 करोड़ से घटकर। कामकाजी मुनाफा 17% बढ़कर, और मार्जिन इस बार करीब 26% के आसपास आते हुए दिखे, 23% से बढ़कर। कुल मिला के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं सीएसई के। वेंकीज इस बार मुनाफे से घाटे में आते हुए दिखे। कंपनी 30 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले करीब 97 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट कर दिया है। और आय भी इस बार घटी है, 830 करोड़ से घटकर 660 करोड़ पे आती हुई दिखी है। और कामकाजी घाटा भी 117 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही सन फार्मा पर आप नजर कीजिए। इल्यूमिया ये जो दवा है इसको कंपनी को अब जापान में लॉन्च करने की मंजूरी मिल चुकी है, तो इसके चलते आज फोकस में है। और साथ ही आप देखिए कोल इंडिया, इनका ये कहना है कि सितंबर तक जो लिक्विडिटी की चुनौती है वो रहने की उम्मीद है। साथ ही सितंबर तक बिक्री से 22,000 करोड़ तक मिलने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। सिप्ला ने कंपनी के साथ करार किया है 3 ओरल एंटीबायोटिक और डायबिटिक दवा की बिक्री के लिए उन्होंने ये करार किया, इसके चलते फोकस में। और आखिर में बड़े सौदों पर नजर कर लेते हैं, जहाँ पे हमने देखा जेके टायर, हुडको और भारतीय एयरटेल में बड़े सौदे होते हुए दिखे हैं। जेके टायर 11.5 लाख शेयर्स के सौदे हुए हैं, 64 रुपीज प्रति शेयर के करीब। हुडको में 50 लाख से ज्यादा आज शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखे। अपर सर्किट पर स्टॉक है 33 रुपीज 45 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। और भारतीय एयरटेल में 15 लाख से ज्यादा शेयर्स आज ट्रेड होते हुए दिखे। 557 से लेकर 560 रुपए प्रति शेयर के बीच में ये ब्लॉक डील्स होती हुई दिखी है। दीपांशु जी,
तो ये है वो सारी खबरें जहां पर आज आपको दिखाए एक्शन। आइए एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। वसीम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में। बस वसीम साहब जब तक तैयार हों तब तक एक बार जल्दी से बिल्कुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है जस्ट डायल में, एंड जिस तरीके से इसका ओवरऑल 3-4 दिनों का स्ट्रक्चर रहा है, कंसोलिडेशन फेज में रहा है स्टॉक, बट इसका अगर हम RSI देखें तो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा है। और जिस तरीके से अभी कल के स्विंग के ऊपर के मूव निकल रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है स्टॉक में। तो 396 के टारगेट के लिए इंट्राडे के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा 410 का, और आपको स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 379.50 का। 379 हाफ का स्टॉप लॉस, राइट? ये सर, ये फ्यूचर्स के लेवल्स दिए हैं। फ्यूचर्स थोड़ा डिस्काउंट में है, एंड 385 के आसपास ये मैंने रेकमेंड कर दिया। ओके, 385 के आसपास खरीदिए, 379 हाफ का स्टॉप लॉस लगाइए। नहीं, कैश का नहीं, फ्यूचर्स का बताइए। और टारगेट होगा 410 का। पहला टारगेट क्या है सचिन जी? दूसरा टारगेट 410 है, पहला 395, राइट? 396 है, 396 है सर। 396, ओके। 396, 410, ये दो टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। लेवल्स फ्यूचर्स के ध्यान में रखें क्योंकि फ्यूचर्स में चल रहा है स्टॉक डिस्काउंट पर। आइए, बसीन साहब कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, उनके लिए बिगुल और लेते हैं बसीन साहब की बेहतरीन पिक्स। स्वागत है सर आपका। पहले तो अपडेट आप जो देना चाहें इस वक्त अपनी पिक्स पर और बाजार पर। सर, तो बाजार आपको सुबह ही कहा था, फ्राइडे से कह रहा हूँ, बाजार थोड़ा लिस्टलेस है। बाजार में जितने शार्प डिस्काउंट फ्यूचर्स का है वो बता रहा है कि काफी लोगों में पेसिमिज्म बहुत है, और मुझे नहीं लगता मार्केट उस पेसिमिज्म के वजह से ज्यादा घटेगी। बट 10,000 10,100 पे ये रेंज जा सकती है। फ्यूचर्स का ट्रेडिंग एट 80 पॉइंट डिस्काउंट। मैंने जैसे कहा, ये हफ्ता थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। लार्ज पार्ट ऑफ द वीकनेस में भी ऑलरेडी प्लेड आउट। अब RBI की पॉलिसी और जो हमारे ग्लोबल फ्यूज है, क्योंकि US भी मार्केट 3 दिन से ज्यादा करेक्ट नहीं करता, तो आज वहां पे काफी दारोमदार होएगा। इस दौरान मैंने सुबह आपको शॉर्ट दिया था 938 940 पे L&T, वो 925 बिक गया। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, प्रॉफिट बुक कीजिए। 910 का टारगेट है। REC 111 पे दिया था, वो 108.20 बिक गया, उसमें 105 का टारगेट है। अब आप कहें तो मैं कॉल दूं सर। दो बाय की हैं, और एक आपने जो डिलीवरी के लिए कहा था वो एक बहुत ही अच्छा डिलीवरी का पिक है जो मैं देना चाहता हूँ। क्या बात है सर। तो पहले दोनों बाय कॉल्स बता दें, उसके बाद डिलीवरी कॉल्स भी मैं लेता हूँ आपसे। जी सर। सर, दोनों डिफेंसिव प्लेस हैं और दोनों रूरल इनकम पे है। तो सबसे पहले ब्रिटानिया है, 3515 का भाव है, 3470 का स्टॉप लॉस रखिए। 3575 टू 3585 ये ट्रेडिंग पिक है ब्रिटानिया सर। दूसरा डाबर। ओके, ब्रिटानिया खरीदें आप। यहाँ पर 3515 के आसपास खरीदारी करें। 3470 3470 3470 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। 3575 3575 3585 ये हैं दो टारगेट जिसके लिए ब्रिटानिया में करनी खरीदारी। ठीक है सर। दूसरा स्टॉक? सर, दूसरा डाबर है, 4 चल रहा है। आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट प्रॉक्सी प्ले ऑन रूरल इनकम एंड द बरसात है। 459.60 है, 453 का स्टॉप लॉस, 480 का टारगेट। 453.50 453 हाफ ये स्टॉप लॉस का लेवल है। 480 टारगेट है और 460 के आसपास खरीदारी करनी है। ये है डाबर में खरीदारी करने की राय। तो दोनों ही कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय वसीम साहब की है, ब्रिटानिया प्लस डाबर। बताएं सर, डिलीवरी वाला स्टॉक जो आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर बताना चाहते हैं, ये कितने समय के लिए रखा जाए, पहले ये भी बता दें सर, और स्टॉक भी आप बता दें। सर, इसमें तो आपको मेरे हिसाब से अगले महीने तक, एंड ऑफ जुलाई तक आपको 10% रैली मिलनी चाहिए। और आज आप देख रहे हो टॉप गेनर में एस्कॉर्ट्स और महिंद्रा है, और जो सबसे बड़ा उनका लेंडर है वो है M&M फाइनेंस। 166 167 है, और इसने पहले भी इंडिकेट किया है कि मेरे यील्ड्स राइज करेंगे, यील्ड्स फॉल कर रहे हैं तो मेरी अदर इनकम से और मेरी जो रूरल एक्सपेंशन है वो ग्रोथ करेगी। 166 167 है। 160 का अगर आप स्टॉप लॉस रखें, बट इसमें मेरे को 185 का टारगेट दिखता है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और मिडिल ऑफ अगस्त।
185 का टारगेट, राइट सर? यस अनिल जी। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। इन्वेस्टमेंट के लिए जिनको लेना है वो वायदा कारोबार में न लें, डिलीवरी लेकर रखें। 1 महीने के लिए 10% बिल्कुल किसी भी लिहाज से कम नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मजबूत पेरेंटेज वाला स्टॉक M&M फाइनेंस। यहाँ पर आप डिलीवरी के लिहाज से जिनको शांति से काम करना है, 10% का रिटर्न जिन्हें महीने में ठीक लगता है, उनके लिए एक बेहतरीन पिक हो सकती है M&M फाइनेंस। यहाँ पर खरीदारी करके रखे। बसिंत साहब शुक्रिया, हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपने कहा बुधवार से मैं दूंगा और आज ही आपने एक इन्वेस्टमेंट वाली पिक दे डाली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और 3 बजे आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब मैं आपसे पूछूंगा आपके BTST पिक्स। और ये इन्वेस्टमेंट वाली पिक है, इसमें इसलिए बसिंत साहब का इसमें स्टॉप लॉस लेवल नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप डिलीवरी लेकर रखें, ये FNO के लिए नहीं है। आप वायदा कारोबार में ट्रेड करके फिर बार बार ना पूछे कि इसका क्या करूं क्या ना करूं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्वेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विश्वेश जी के लिए स्वागत में बिगुल। विश्वेश जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट है ना बहुत ही क्रिटिकल जोन में है, जहाँ पे बहुत बड़ा मूव अपसाइड डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट थोड़े दिनों तक हम कंसोलिडेशन देखेंगे। तो इसके चलते जो डिफेंसिव प्ले है वो ज़्यादा चल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे मेरी ओर से जो खरीदने की राय है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर मान लीजिए आप 2 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कर रहा है। इनफैक्ट उसमें भी लास्ट 4 दिन इसने अटेम्प्ट की थी 2150 के ऊपर सस्टेन होने की, बट आज मुझे लग रहा है प्राइस और वॉल्यूम देख के कि HUL समवेयर around 2180 has done that and HUL has given a superb breakout। बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है। 2150 से हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदना चाहिए और मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से 2250 और 2300 की ओर जा सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदने की सलाह है। 2150 का स्टॉप लॉस, 2250 और 2300 ये 2 टारगेट रहेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर में। ओके, तो HUL में खरीदारी करने की राय है यहाँ पर विश्वेश जी की तरफ से। तेजी करके चल सकते हैं आप, HUL का फ्यूचर खरीदने की राय है। आइए अब हमारे साथ कार्यक्रम में बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कुणाल सरावगी साहब, राकेश बंसल जी वागले साहब और आशु मदान साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। तो सारे मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं। विश्वेश जी और सचिन जी से तो आपने सुनी ली उनकी आवाज़। आशु सर, एक बार आप अपना व्यू दे दें बाजार पर जल्दी से, फिर उसके बाद में आपकी स्ट्रेटेजीज क्या है वो भी मुझे बता दें। अनिल जी, व्यू रेंज बाउंड ही है। कोई लंबी चौड़ी मंदी नहीं है और 10,500 एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो मुझे लगता है कुछ टाइम तक अनिल जी बाजार कंसोलिडेट होगा। 10,000 10,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक वो नहीं टूटती, मंदी वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक ऊपर नीचे चलता रहेगा। सेक्टोरल रोटेशन है, फार्मा से IT से आज सब FMCG के अंदर दिख रहा है। तो मतलब ये चीज़ें रोटेशन चल रही हैं अनिल जी, तो इसी बैंड में रहेगा। मुझे लगता है जो हमारे स्प्रेड्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं उनका अपडेट भी दूंगा। तो रेंज के अंदर अनिल जी लॉन्ग शॉर्ट थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा। ऐसे लेवल पे चॉपी भी रहेगी। कोई डिसाइसिव मूव अनिल जी अभी इधर साइड नहीं दिख रहा मार्केट के अंदर, मतलब इवनली पॉइज्ड है मार्केट विद द नैरो मूवमेंट। एज ऑफ नाउ यही स्टेटस है अनिल जी। तो कोई जब तक बड़ी मूवमेंट नहीं दिखती, बड़ा मूव नहीं दिखता, तो थोड़ा सा लॉन्ग शॉर्ट मिक्स रखना चाहिए। और जो स्प्रेड्स हैं, एक पुराना स्प्रेड है वो चल रहा है, एक नया है वो भी आपको अभी बता देता हूँ और अपनी कॉल्स की अपडेट भी दे देता हूँ आप कहें तो। तो पहले अपडेट दे दें, फिर मैं आपसे नई कॉल्स लेता हूँ। सो अनिल जी, अपडेट था, एक हमने स्प्रेड बनाया था 2 दिन पहले। 10,500 की एक पुट ली थी, 10,250 की 2 बेची थी, 10,000 तक सेफ थी, 10,500 से ऊपर जीरो लॉस था। वो जीरो कॉस्ट में बनी थी अनिल जी। अभी उसमें 40 से 45 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है और मुझे लगता है कि कल तक इसमें 60 से 70 रुपए का प्रॉफिट आएगा। तो हम कल अराउंड बुक करेंगे, मैं इसका अपडेट दे दूंगा। बट अगर किसी को छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करना है तो 40 रुपये अनिल जी 2 दिन में निफ्टी में आ रहे हैं, शांति के साथ, आराम से सोने के बाद, उठने के बाद, तो ज़रूर बुक भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है यहाँ से भी प्रॉफिट ये बढ़ेगा। एक ये था। दूसरा अनिल जी, आपको ध्यान होगा ₹1.25 में आइडिया की 11 रुपये की कॉल रेकमेंड की थी बाय करने की। वो 1.65-70 चल रही है, 1.80-85 तक गई थी। तो अनिल जी 1,40,000 का लॉट है, उसमें भी 50 पैसे भी आएंगे तो 70,000 रुपये पर लॉट आते हैं, वो बुक कर सकते हैं। लेकिन ऊपर भी मुझे अभी थोड़ा सा और लगता है, क्योंकि अनिल जी कॉल पहली बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, इसलिए प्लेन वनीला कॉल दिलवाई थी क्योंकि महीना बहुत बड़ा है। अनिल जी हम जुलाई में जा चुके हैं, जुलाई
पोजीशनें बन चुकी हैं, लेकिन अभी भी हम एक्चुअली जून के अंदर है, मतलब एक्सपायरी मंथ हमारा जुलाई चल रहा है, लेकिन अभी हम जून के अंदर ही हैं। तो इतना बड़ा महीना जुलाई का और एंड में क्लोजिंग है कि ऑप्शन में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। तो एक है। दूसरा चीज़ अनिल जी, तीसरा एक था जिंदल स्टील दिया था, वो थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे है, कुछ मज़ा नहीं कर रहा। तो अनिल जी उसको रख भी सकते हैं, चला भी सकते हैं, क्योंकि नैरो रेंज है, अभी इधर साइड कोई मूव नहीं आई है। सो इट स्टेटस को है उसमें। और अनिल जी अब एक नया पेयर ट्रेड भी है और एक नई स्ट्रैटेजी भी है, तो अगर आप कहें तो मैं वो भी दे देता हूँ। ओके बिल्कुल। तो बिगुल बजाते हैं आपके लिए पेयर ट्रेड और स्ट्रेटेजी दोनों के लिए BTST का। बताएं सर, पहले तो स्प्रेड बता दें। अच्छा, पहले स्प्रेड बनाता हूँ अनिल जी। 10,200 का कॉल लेना है एक, 10,200 का इस एक्सपायरी का, जो थर्सडे की एक्सपायरी है उसका कॉल एक लेना है, और 10,200 का और 10,400 के दो बेचने हैं। इसको अनिल जी 1:2 स्प्रेड में 30 रुपये का कॉस्ट लगेगा। 10,100 का एक लेना है, 10,200 का एक लेना है और 10,400 के दो बेचने हैं। अनिल जी इसकी कॉस्ट है 30 रुपये। मुझे लगता है कि यहाँ से माइल्डली पॉजिटिव मूव आ सकती है, और अगर बाई चांस डाउ में कोई मूवमेंट आ गई तो थोड़ा ज़्यादा भी ऊपर आ सकती है। तो पॉजिटिव बॉयस, क्योंकि अनिल जी इस वक्त देखिए जो क्लाइंट्स हैं, मैं इसका एक वो बता देता हूँ। अब हमारा 10,500 250 का एक स्प्रेड बना हुआ है, तो हमने एक रेंज वो बना के रख दी। अब अगर किसी को नया ट्रेड करना है तो 10,200 का एक कॉल ले, 10,400 के दो बेचे, 30 रुपये की कॉस्ट है, 10,600 तक सेफ है वो। मुझे 10,500 रेजिस्टेंस लेवल लगता है, इसलिए स्प्रेड ऐसा बनाया थर्सडे तक के, जो 10,600 तक मुझे सेफ्टी देगा। 30 रुपये की कॉस्ट है, और अनिल जी ऑलरेडी हम 70 रुपये इन द मनी है। अगर मैं 30 रुपये की कॉस्ट दे रहा हूँ, 10,230 की बाइंग खड़ी कर रहा हूँ, तो जो निफ्टी है वो 10,270 चल रहा है, तो ऑलरेडी मैं 70 रुपये इन द मनी और सिर्फ 30 रुपये की कॉस्ट दे रहा हूँ। ये 30 रुपये की कॉस्ट अनिल जी मुझे लगता है कल या परसों तक विद इन 48 आवर्स आपको 60 रुपये, मतलब डबल 30 रुपये पे आपको 30-40 रुपये मिल जाएंगे, तो हम इसमें बुक कर देंगे। सो अनिल जी ये तो स्ट्रैटेजी है बुल स्प्रेड की। ओके, इसमें 10,200 का एक ऑप्शन खरीद रहे हो, 10,400 के दो बेच रहे हो, राइट? बिल्कुल राइट अनिल जी, बिल्कुल राइट। ठीक है, 30 रुपये में ये बन रही है, और 10,400 तक अगर निफ्टी पहुंच गया तो आपके काम हो जाएगा। इसका मतलब आपका व्यू थोड़ा पॉजिटिव है निफ्टी पर, अभी यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है, यही है ना? हाँ थोड़ा, हाँ यहाँ से थोड़ा, यस 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 अनिल जी, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। ठीक है। अच्छा, स्टॉक और नीचे का तो वो चल जी रहा है। सर, अब बताइए स्टॉक में कौन सी क्या स्ट्रेटेजी है? हाँ बताइए सर। स्टॉक अनिल जी हमने, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि हमने अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है अराउंड 3-4 घंटे पहले, और ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, जो पिछली एक्सपायरी का भी रहा, बहुत अच्छी मूव देता है। इसको किसी भी तरीके से लेके रख सकते हैं, और मैं तो बोलता हूँ डिलीवरी लेके भी रख ले, तो मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट बहुत बड़ा है। स्टॉक है अनिल जी भारती एयरटेल, हमने 561-62 पे रेकमेंड किया है। अभी लास्ट आधे घंटे में 3 रुपए की और मूवमेंट आई है, 565-66 है अनिल जी। 561 पे रेकमेंड था, 545 to 550 का स्टॉप लॉस, और मेरा इस एक्सपायरी का फिर टारगेट 590-600 है। बहुत लंबी एक्सपायरी अनिल जी, अच्छी मूव देगा। इन द मनी ऑप्शन भी लेके रख सकते हैं, इन द मनी कॉल स्प्रेड भी 1:1 बना सकते हैं। अब ये चॉइस है किसी की अनिल जी, मेरे को डायरेक्शन देनी है कि जो पिछली एक्सपायरी के लास्ट एक दिन के अंदर इसमें गिरावट आई थी, और फिर ये अपने वो सपोर्ट लेवल्स पे 550-555 के अराउंड आ गया था। आज घटी हुई मार्केट में सबसे पहले इसने स्ट्रेंथ दिखाई और अब ये मूव दे रहा है, तो अनिल जी इसकी जर्नी वापस 600 की तरफ तैयार हो गई है, तो ये लॉन्ग करना है। और अनिल जी लॉन्ग के साथ, क्योंकि मार्केट चॉपी है, नीचे के चांसेस भी हैं, तो जो शॉर्ट स्टॉक ढूंढा है अनिल जी वो है DLF को शॉर्ट करना है अनिल जी। 151 के अराउंड का रेट है। ये पिछले दिनों में अनिल जी 160, 65, 70 था और बहुत ज़्यादा बुलिश साइन दे रहा था। तो मुझे लगता है कि वहाँ से जिस तरह से इसने गिरावट दिखाई है, ये अब जितनी भी अपनी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है ना, उससे नीचे आके खड़ा हो गया है। तो मुझे लगता है इस वक्त ये इस कॉम्पोजिशन ऑफ मार्केट के अंदर वीक कैंडिडेट है। तो अनिल जी स्टॉप लॉस रखना है सिर्फ 5 रुपए का, और टारगेट है मेरा 140 रुपीज़ का। और ये 1 से 2 दिन का ही टारगेट है, आधे से 1.5 दिन का ही टारगेट है। अगर 1-1.5 दिन 2 दिन तक नहीं आया
तो ये सौदा स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अगर ऐसा भी ट्रेड होता है अनिल जी कि ना 105 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, ना 10 रुपए नीचे आएगा, तो दोनों केसेस में अगर 1-1.5 दिन 2 दिन तक ये मैच्योर नहीं होता तो इसको स्क्वायर ऑफ कर देना है। और भारतीय तो अनिल जी पोजिशनल भी लॉन्ग रख सकते हैं, उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है, हर घटे पे भारतीय लेना है। तो अनिल जी ये एक जो है इसको एक पेयर ट्रेड की तरह ट्रेड कर सकते हैं। आज मुझे मार्केट में अनिल जी बहुत ज़्यादा रिकवरी क्लोजिंग में नहीं लगती है, जिसके लिए शॉर्ट भी जरूरी है। उसका एक कारण ये भी है कि रिलायंस हमेशा बाउंस बैक देता था, आज रिलायंस बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा, तो सिर्फ जो एफएमसीजी है उसके चलते मार्केट में बहुत बड़ा रिबाउंड आ जाएगा क्लोजिंग में अनिल जी, वो भी नहीं दिखता। तो मुझे लगता है कि मार्केट सबड्यूड ही रहेगी, कोई इमीडिएट नहीं है। इसके लिए हमने कल परसों में क्या होता है पता नहीं, उसके लिए एक बुल स्प्रेड बनाया है। और अनिल जी ये पेयर ट्रेड है जिसके साथ जरूर रहना चाहिए। बिल्कुल, तो एक पेयर ट्रेड है आपके लिए बाजार में इस समय। भारतीय एयरटेल अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए, और डीएलएफ यहां पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। और साथ ही बाजार पर भी आशु जी ने आपको एक स्प्रेड के जरिए स्ट्रैटेजी दे दी है, तो वहां पर भी नजर रखिए। बस कुछ ही देर में अनिल जी की तरफ से भी स्ट्रैटेजी आने के लिए तैयार है, तो वहां पर भी नजर रहेगी किस तरह से बाजार में आपको ट्रेड करना चाहिए। 10,250 और 10,300 के एकदम छोटी सी रेंज के बीच में आपको निफ्टी में ट्रेड होते हुए दिख रहा है। पर कई स्टॉक्स एक्शन में और कई खबरें भी आ रही हैं। ऐसी एक एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए तैयार है इस समय, और हमारे साथ हमारे संवाददाता दानिश जुड़ रहे हैं इस समय कुछ एक्सक्लूसिव खबरों के साथ। दानिश, बताइए क्या है आपके पास इस समय की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर? देखिए, ये खबर पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए काफी बड़ी खबर है। एक्सक्लूसिवली मेरे को अपने पावर मिनिस्ट्री सोर्सेज से पता लगा है कि मिनिस्ट्री जल्दी एक स्कीम लेकर आने वाली है जिसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दिया जाएगा। ये स्कीम एक डीजीएफ यानी कि वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल पर बनाई जाएगी, जिसमें डोमेस्टिकली अगर आप जिस तरह का इक्विपमेंट आप बनाते हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन केबल्स हों, चाहे वो कंडक्टर्स हों, चाहे वो बाकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हों, तो वो इंडिया में बनाने के लिए गवर्नमेंट 25 से 35% के बीच का वीजीएफ फंडिंग देगी। और ये पॉलिसी जल्द आ सकती है, और इस पॉलिसी में जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी डोमेस्टिक कंपनीज हैं जिसमें इंटरेस्टेड होंगी, उनको एक बिडिंग के थ्रू इस प्रोसेस में हिस्सा लेना होगा, और जो कंपनी सबसे कम बिड करेगी गवर्नमेंट उसको चुनेगी। तो गवर्नमेंट का जो बेसिक आइडिया है वो आत्मनिर्भर भारत को लेकर है, और हाइटेन टेंशन जो हम इंडिया और चाइना के बीच में देख रहे हैं, और चाइना भी डिपेंडेंसी कम करने के लिए गवर्नमेंट जल्द ये स्कीम लेकर आने वाली है। और गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि इंडिया में काफ़ी ऐसे इक्विपमेंट हैं जो इंपोर्ट होते हैं लेकिन इंडिया में ऑलरेडी बनते हैं, तो इस इंपोर्ट को भी रोकने के लिए गवर्नमेंट इस स्कीम को बढ़ावा देगी। और साथ ही साथ कुछ ऐसा सर्टेन पावर इक्विपमेंट है इंडिया में जो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट किया जाता है, तो उसकी भी गवर्नमेंट ने एक टाइमलाइन दी है कि आने वाले 2 से 3 साल तक ही ये सारे इक्विपमेंट्स इंडिया में इंपोर्ट हो सकते हैं। और इन 3 साल में डोमेस्टिक इंडस्ट्री को समय दिया जा रहा है कि वो इस इक्विपमेंट को इंडिया में बनाने की शुरुआत करें और प्रॉपरली वो उसकी सोर्सिंग कर पाएं, ताकि ना कि सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज को बूस्ट मिलेगा, साथ ही साथ रोजगार भी भारत में बढ़ेगा, और इंडिया एक मेजर एक्सपोर्ट मार्केट भी कैप्चर कर सकती है जो अभी तक मोस्टली चाइना पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल, तो पावर सेक्टर के लिए बड़ी खबर, और स्पेशली पावर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज के लिए बड़ी खबर आती हुई इस समय नजर रखिए। सरकार की तरफ से कुछ इंसेंटिव्स आएंगे सेक्टर के लिए, कुछ फंडिंग रिलेटेड इंप्रूवमेंट्स भी आ सकते हैं, जिससे फिर पावर इक्विपमेंट बनाने के लिए डोमेस्टिक कंपनीज को चीन से सामान इंपोर्ट नहीं करना पड़े, और बल्कि डोमेस्टिक डिमांड भी मीट हो, और फिर आगे जाकर हम एक्सपोर्ट मार्केट भी टारगेट कर सकें, जो इस समय चाइना का बड़ा रोल है। तो काफी बड़ी खबर आती हुई इस समय, एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए जी बिजनेस पर दानिश हमें देते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश इस खबर के लिए, और पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये बहुत बड़ी खबर है इस समय। पर इससे पहले कि अनिल जी की स्ट्रैटेजी आए जो आने की तैयारी में है, एक चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं कौन सा स्टॉक आ रहा है राकेश जी कुणाल जी के फोकस पर। बताएं सर। दीपांशु, स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। नतीजों से पहले स्टॉक ने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। ओपन इंटरेस्ट में देखें तो 14% से ऊपर का इजाफा है। चार्ट पैटर्न काफी बुलिश है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिला है। और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, 12.5 साढ़े 12 रुपए के लेवल शॉर्ट टर्म में मुमकिन लगते हैं। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए दीपांशु, एक क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। आइडिया सेलुलर आउट परफॉर्म कर रहा है। इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी पहले की तुलना में बहुत बेहतर हुए हैं, तो आइडिया सेलुलर को इन स्तरों पर खरीद करके चलें। यहां पर स्टॉप लॉस जो है वो 10 रुपए 35 पैसे पर 10.35 पर आपको रखना है। ऊपर पहला टारगेट 11 रुपए 75 पैसे का और दूसरा टारगेट 12 रुपए 15 पैसे का होगा। तो 11.75 के टारगेट के लिए आइडिया सेलुलर यानी कि वोडाफोन आइडिया को बाय करना है। बिल्कुल, तो वोडाफोन आइडिया पर नजर रखिए। एक इमीडिएट आपने स्पाइक आते हुए देखा है जहां तक इस स्टॉक का सवाल है। चलिए, ये तो है वोडाफोन आइडिया की बात। अब बिगुल बजाते हैं सचित जी के लिए BTSCT का। सचित जी, अपनी कॉल भी दीजिए और जो आपने जस्ट डायल पर थोड़ी देर पहले कॉल दी थी वहां पर पहला टारगेट आ गया, तो वहां पर जो अपडेट है वो भी दे दीजिए। अच्छी दीप, जो जस्ट डायल पे हमने लॉन्ग पोजीशन दी थी, गाड़ी का टारगेट दिया था अराउंड 396 का, ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है कि ये मूव और अच्छी तरह अनफोल्ड होनी चाहिए। तो अगर कोई पोजीशन लॉन्ग रिटेन करने की एक्सपेक्टेशन है तो अगर 386 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ये लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। जो स्टॉक पे अभी रेकमेंड कर रहा हूँ वो शॉर्ट साइड पे है। काफ़ी दिनों से इसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस आ रहे थे, बट स्टॉक एक अच्छे कंस्ट्रेंट रेंज में रहा है। स्टॉक का नाम है MGL एंड जिस तरीके से अभी यहाँ पर प्लेसमेंट्स है, मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ी सी मंदी स्टॉक में हावी हो सकती है। तो शॉर्ट करना है MGL, जो अराउंड 1057 के आसपास फ्यूचर्स इसके कोट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1074 का। फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 1030 का एंड एक पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 995 का। MGL यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए और सुबह हमने देखा था कि अच्छी शुरुआत हुई थी, 1-1.5% ऊपर था शुरुआती ट्रेड में, पर उसके बाद आपने गिरावट आती हुई देखी। तो MGL पर बिकवाली करिए और जस्ट डायल पर जो खरीदारी की राय थी वहां पर पहला टारगेट 396 का आ गया है। अब स्टॉप लॉस को आप 386 के लिए रिवाइज करिए और पोजिशनल टारगेट 410, उसके लिए आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। पर चलिए, 2:30 बज गए हैं, समय है अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स का मूड थोड़ा सुधरा है। डाउ फ्यूचर्स हम देख रहे हैं सुबह से उतार चढ़ाव चल रहा है। इस समय 75 अंक ऊपर है डाउ फ्यूचर्स, तो जब जिस लेवल से हमने शो शुरू किया था वहां से थोड़ी तेजी आई है, 25,000 के वापस ऊपर आ गया है इस समय। हालांकि एशिया के सारे बाजार आज कमजोर रहे हैं। चाइना 2 दिन के हॉलीडे के बाद एडजस्ट कर रहा था, इसलिए 0.25% नीचे था ये। हांगकांग 1% नीचे, जापान के बाजार तो बल्कि 2.5% तक गिरे हैं आज, और यूरोप के बाजारों की थोड़ी मिलीजुली शुरुआत हुई है, बट कह सकते हैं कि कोशिश कर रहे हैं वापस पॉजिटिव ट्रेड करने के लिए। जर्मनी के बाजार तो इस समय 0.5% ऊपर है, तो थोड़े मिक्स्ड क्यूज आ रहे हैं सर इस समय जहां तक ग्लोबल क्यूज का सवाल है। बिल्कुल, और ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत, लेकिन थोड़े डाउ फ्यूचर्स बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। दीप, मैं अपना एनालिसिस रखूं उससे पहले एक बार विश्वेश जी के लिए बिगुल बजाते हैं BTSCT का, और उसके बाद मैं अपना एनालिसिस आपके सामने रखता हूं जी। विश्वेश जी बताएं सर। जी, स्टॉक्स है एस्कॉर्ट और खरीदना है। देखिए, ये रिलायंस के बाद एक ऐसा स्टॉक है जिसने नया हाई बनाया है। इनफैक्ट इसका हाई है वो फरवरी 2020 का हाई नहीं है, इसका हाई 2018 का है। 2018 के बाद फर्स्ट टाइम हम 1000 रुपीज के लेवल देख रहे हैं स्कॉट्स में, तो मुझे लग रहा है बहुत ही ब्रिलियंट ब्रेकआउट है। आज के दिन में अगर ओपन इंटरेस्ट आप पोजीशन देखोगे तो 15% हुआ ऐड हुआ है, और 1028 पे जब मैंने आइडेंटिफाई किया था तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में जिस हिसाब से आज के दिन में स्लोली अक्यूमुलेशन हुआ है, तो यहाँ पे 1015 मतलब 1015 के स्टॉप लॉस से बाय करना है, और 2 टारगेट होके 1050 1070, और जिस हिसाब से एस्कॉर्ट अलोंग विद द मार्केट नए हाइज बना रहा है, मुझे लगता है ये लार्जली सारे ऑटो स्टॉक्स को प्लस मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो रिलायंस के बाद एक ही स्टॉक है जो मुझे बहुत ही स्ट्रांग लगता है, वो है एस्कॉर्ट। टोटली इरिलेटेड सेक्टर्स है, लेकिन फिलहाल ये स्टॉक मुझे यहाँ से एटलीस्ट 30-40 रुपए की तेजी लगती है। तो ये है एस्कॉर्ट्स, और इस पे मंथली सेल्स के आंकड़े भी आने वाले हैं, उन पर भी नज़र रखिएगा। हो सकता है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कोरोना का उतना असर नहीं पड़ा है, वहाँ पर मानसून अच्छा होने का जो असर है
वो शायद नतीजों में दिख जाएं तो आपको थोड़े नतीजे सरप्राइज भी करते हुए दिख सकते हैं। तो नतीजे क्या, माफ़ कीजिएगा, मंथली सेल्स नंबर्स आपको सरप्राइज भी करते हुए दिख सकते हैं, तो उस पर नज़र रखिएगा। तो एस्कॉर्ट्स का स्टॉक जो विश्वेश जी ने एकदम सही आइडेंटिफाई किया है, नए हाई की तरफ बढ़ता हुआ, ये है एक और स्टॉक। अब आइए जो एनालिसिस की बात आप कर रहे थे मैं आपके सामने रख दूँ। पहले आते हैं निफ्टी पर। इस वक्त निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 10,300। देखिए ग्लोबल संकेत आपके लिए न्यूट्रल है। डाउ फ्यूचर 40-50 पॉइंट ऊपर है, धीमे धीमे मजबूती बना रहे हैं। 10,300 ही आपके लिए निर्णायक लेवल है दीप। 10,300 के पुट पर 17 लाख शेयर हैं, थोड़े कम, लेकिन कॉल्स में 27 लाख शेयर और उसमें भी 14 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो ताकत दिखाने के लिए 10,300 10,325 की रेंज को पार करके टिकना निफ्टी के लिए जरूरी है। अगर 10,325 को पार किया हमने 3 बजे के पहले तो आप ये मानकर चलिए कि 10,375 तक नॉन स्टॉप आज भी बाजार भाग सकते हैं। तो 10,300 और 10,325 यही रेंज है जो अटकने वाली है। अगर इसके पार निकले तो 50 पॉइंट की और तेजी होगी। अब यहाँ से कमजोरी सीमित है, बहुत ज़्यादा कमजोरी होगी नहीं बाजार में, क्योंकि डाउ फ्यूचर स्टेबल है। तो मुझे लगता है कि आज का लो आप तोड़ेंगे नहीं, और अगर आज का हाई तोड़ते तो 50 पॉइंट ऊपर निकलेंगे, लेकिन वो होगा या नहीं होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। और 14 लाख शेयर कॉल्स में 10,300 पर खड़े भी हैं, तो इस वक्त अंदाज लगाकर ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि आराम से देखिए, 10,325 पार हो तो ही ट्रेड लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। पॉइंट नंबर 1। ऊपर की तरफ 10,400 मजबूत सपोर्ट है और नीचे 10,400 मजबूत रुकावट है, 10,200 मजबूत सपोर्ट है। बराबर ओपन इंटरेस्ट है 24-26 लाख शेयरों का। तो बहुत छोटी रेंज दिख रही है, इस छोटी रेंज में आपको ट्रेड करके ज़्यादा मज़ा आएगा नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी पर। आप 21,250 के आसपास हैं। 21,500 पार करना मुश्किल है, 6 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, और 21,000 तोड़ना मुश्किल है, 5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, और 21,500 पर है 6 लाख शेयर, और उसके बीचों बीच ट्रेड कर रहे हैं। तो आप 21,500 के नज़दीक जाएं तो शॉर्ट करने का सोचें, और 21,000 के नज़दीक आएँ तो लेने का सोचें। बीचों बीच में कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी आराम करना। तो इंडेक्स में कोई क्लियर कट ट्रेड बन नहीं रहा, तो मेरे ख्याल से कुछ न करें तो बेहतर होगा दीप जी। ओके, कुछ नहीं करिए। इस समय एक रेंज ही आपको बनी हुई है, 200 पॉइंट की रेंज आप निफ्टी में देख रहे हैं, और लगभग 500 पॉइंट की रेंज आप बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। तो फिलहाल कोई भी पोजीशन लेने की एडवाइस नहीं है आपके लिए इस समय। पर नजर रखिए जिस तरह से मार्केट मूवमेंट हो रहा है, एकदम एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द रेंज में आपको बैंक निफ्टी दिखेगा। देखते हैं दोनों तरफ के कोई मूवमेंट इसमें आपको आते हैं या नहीं। पर कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको भरपूर एक्शन इस समय दिखा रहे हैं, और आइए उन्हीं स्टॉक्स पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से मूवमेंट आ रहा है आते हुए समय में। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आशीष जी मुझे याद है आपको ये स्टॉक काफ़ी पसंद आया है ट्रेड के लिए, और स्पेशली शॉर्ट करने के लिए। आपने कई समय पहले बोला था कि 90 के आसपास आइडियल शॉर्टिंग लेवल है। एक अच्छी रैली आई है स्टॉक में, 60 से 85 पर है। आज नतीजे पे आने वाले हैं और अच्छे नतीजों का अनुमान है। इन लेवल्स पर कोई ट्रेड दिख रहा है? BEL में थोड़ी और तेजी आएगी या फिर शॉर्टिंग के लिए अच्छे लेवल्स हैं? नहीं दीपांशु, BEL शॉर्टिंग कैंडिडेट नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी पिछले हफ्ते 10 दिन में 72 से 75 की रेंज में अच्छी कंसोलिडेशन हुई है, और हमने मल्टीपल टाइम्स अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया, और मतलब 4 से 5 रुपए के प्रॉफिट बुकिंग एरिया में, और वो हुआ है। और उसके बाद 81-82 के लेवल क्रॉस करने के बाद तो इसमें और स्ट्रेंथ आई है। तो मुझे नहीं लगता कि BEL शॉर्ट कैंडिडेट है। अभी कोई भी ऐसा BEL में सिग्नल नहीं है। हालांकि मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि दीपांशु, पिछले दिनों में जिस तरह से स्टॉक्स लेके बिक रहे थे, क्योंकि मैं ये बोलता हूं कि अब एक रेंज में कंसोलिडेटेड है। अब मतलब पिछले 1-2 दिन के अंदर पहला ऐसा टाइम आया है पिछले इमीडिएट शॉर्ट टर्म का, कि जब कई स्टॉक्स ऊपर से नीचे आए हैं जिनमें ट्रैपिंग हुई है, जो कि एक अच्छा चल रहे थे, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें बायर्स ट्रैप हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगी। सेक्टोरल रोटेशन हो रही है, स्ट्रेंथ को लेना चाहिए, वीकनेस को बेचना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं PSU बैंक्स की बात करता हूं, बहुत ज्यादा ट्रैक्शन था उसके अंदर। हमने भी कैन बैंक की रिकमेंडेशन दी, बट किस तरह कैन बैंक 114-15 का 100 रुपए, स्टेट बैंक 190 रुपए का 177, ऐसे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 185 का 165, अशोक लेलैंड 54 से 49। तो ऐसे स्टॉक्स ने दीपांशु सिग्नल दिए हैं कि ऊपर में कहीं ना कहीं वो जो पुलबैक आया है, कि ऊपर में कुछ ना कुछ इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए ट्रैपिंग हुई है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड अभी निकल के आने वाला है, कि अब वो एक तरफा तेजी है, एक तरफा मंदी, दोनों चीजें नहीं रहेंगी। तो आपको स्टॉक्स जो चूज करना है वो बहुत ही सिलेक्टिवली करना है। इसलिए मैं काफी हद तक अनिल
दोनों तरफ नहीं दिख रहा, मिक्स ट्रेड है और मिक्स ही करने पड़ेंगे कि ऑल सेड एंड डन दीपांशु ऑफ 10,400 पे, जैसे मैंने कुछ स्टॉक्स के नाम लिए कि कहीं ना कहीं वो सिग्नल आ रहे हैं कि कुछ कुछ स्टॉक्स में लोग फंस सकते हैं या फंस रहे हैं या हाथ में रह सकते हैं। और उसको मतलब आप एक चीज देखिए ना, जिसके पास कैन बैंक है वो ब्रिटेनिया कैसे लेगा, जिसके पास कैन बैंक है वो ब्रिटेनिया कैसे लेगा, या जिसके पास अशोक लेलैंड है वो मींस अब डीएलएफ नया शॉर्ट नहीं कर सकता या भारतीय दोबारा से नहीं ले पाएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग इज कि पैसा लिमिटेड होता है, जब ऐसी स्टेज आती है तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। तो आई काइंड ऑफ अग्री विद अनिल जी's व्यूज के थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए या फिर ऐसे स्प्रेड बनाने चाहिए जिसकी कॉस्ट बहुत कम हो और सेफ्टी ज्यादा हो। बिल्कुल, तो नजर रखिए, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन करिए और हाई बीटा में हम गिरावट आते हुए देख रहे हैं। बट सुब्रोस, कुणाल जी इसकी चार्ट आप पुल अप करिए, इसके नतीजे आए हैं और ऐसे समय में जब ऑटो सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में हम वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सुब्रोस के नतीजे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। एटलीस्ट मुनाफे में अगर आप देखें तो हल्की सी बढ़त आई है, 16.65 करोड़ का मुनाफा आया है 16.16 के मुकाबले। हालांकि आय में हमने गिरावट आती हुई देखी, बट ज्यादा गिरावट नहीं आई है। 520 करोड़ से घटकर आय आई है लगभग 467 करोड़ की। ये है आपके लिए सुब्रोस के नतीजे। एक्सपेंसेस में हमने थोड़ी सी गिरावट आती हुई देखी है, हालांकि एम्प्लॉय कॉस्ट ऊपर गए हैं, फाइनेंस कॉस्ट पर भी इनको थोड़ा सा रिलीफ आते हुए दिखा है। तो ऑपरेशनली भी ठीक ठाक नतीजे दिख रहे हैं। टैक्सेस में थोड़ा इन्हें रिलीफ मिला है, बट पिछले क्वार्टर में भी बेस हाई था डिफर्ड टैक्स की वजह से। ऑल इन ऑल एक बार नजर डाल के बताइए चार्ट पर कैसे दिख रहा है सुब्रोस आपको, कुणाल जी? देखिए दीपांशु, एक रेंज में काउंटर ट्रेड कर रहा है। 183 के आसपास मुझे एक बड़ा रेजिस्टेंस नजर आता है। 19 तरह से ये फिसला है रिजल्ट आने के बाद, और मुझे लगता है कि 183 पार होगा, उसके ऊपर ये स्टॉक टिक जाए तब इसको बाय करें। थोड़ा इलिक्विड भी है, तो मेरी राय में देखिए अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग के हिसाब से, लेकिन जिनके पास है वो 170 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। 183 पार हुआ क्लोजिंग बेसिस पर तो फिर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ओके, ये है आपके लिए सुब्रोस। अगर है आपके पास स्टॉक तो फिर होल्ड करिए, बट फ्रेश एंट्री की एडवाइस नहीं है। 183 के ऊपर फिर आप कुछ अच्छे मूव्स आते हुए देखते हैं, पर एक वर्टिकल स्पाइक आया है नतीजे आने के बाद। नतीजों का दौर जारी है। कुछ और अहम नतीजे आने वाले हैं जिन पर हमारी नजर है, उनमें से एक है टाटा स्टील। कैसे रह सकते हैं नतीजे, किस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है? तैयार है रिपोर्ट आशीष के पास, बताएं आशीष। पांचों नतीजे कमजोर देखने को मिलेंगे। इनका मुनाफा जो है उसमें 95% की गिरावट देखने को मिल सकती है, करीब 118 करोड़ रहेगा। मार्जिन में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, 17.7% से घटकर करीब 11.4% रहेंगे इनके एबिटा मार्जिन। दरअसल तिमाही के दौरान मार्च के महीने में 15 दिन के लॉकडाउन के कारण वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिली, साथ ही प्राइस ट्रेंड भी काफी बढ़िया नहीं देखने को मिला, जिसके चलते माना जा रहा है कि कीमतों में जो दबाव है उसका असर मार्जिन में देखने को मिलेगा। कंसोलिडेटेड नंबर है, यानी जो यूरोपियन इकाई है वहाँ पर भी प्रदर्शन सुस्त देखने को मिलेगा। वहाँ पर ऑलरेडी मार्जिन काफी ज्यादा कम मिलते हैं कंपनी को, तो ऐसे में थोड़ा और दबाव बढ़ने की आशंका है। साथ ही अगर आप देखें तो इनका कामकाजी मुनाफा यहाँ पर 50% की गिरावट देखने को मिल सकती है। टॉप लाइन में 20% की गिरावट रहेगी, नतीजे कमजोर रहेंगे। और मैनेजमेंट की डेट रिडक्शन के ऊपर क्या कमेंट्री है, इसके ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड लेवल पर अगर आप देखें तो एंटिटी के पास 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है, तो वहां पर डेट रिडक्शन के लिए कंपनी की क्या योजना है, यहाँ पर फोकस रहेगा। बिल्कुल, डेट रिडक्शन पर क्या योजना है वहां पर देखना पड़ेगा। यूरोपियन कारोबार, यूके कारोबार स्पेशली, वहां पर किस तरह की कमेंट्री आ रही है वो भी नजर रखनी पड़ेगी, और डोमेस्टिक डिमांड पर कितना इम्पैक्ट है यहाँ पर भी देखेंगे। तो टाटा स्टील, सचिन जी एक बार नतीजों से पहले चार्ट पर देख के बताइए। वैसे तो पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी वीकनेस आई है, एक अच्छी रैली आई थी, पर उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। अब कैसी चाल रह सकती है टाटा स्टील की? दीप, मुझे लग रहा है थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पर वीक है। इनफैक्ट जब तक 325 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा दबाव रह सकता है। एंड नीचे जो एक क्रिटिकल लेवल है अराउंड 307 का, अगर वो ब्रेक हो जाता है बिफोर द रिजल्ट्स, तो मुझे लग रहा है उसके पहले एक अच्छी अनवाइंडिंग मूव आएगी एंड स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हो सकता है अराउंड 290 तक। ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहना चाहिए। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो 325 एक अहम लेवल होगा जिसके ऊपर ही आपको काटनी है, बट नीचे मुझे लग रहा है कि अभी रूम काफ़ी बढ़ गई है, अराउंड 290 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स। ओके, ये है आपके लिए टाटा स्टील पर राय इस समय। थोड़ा वहाँ पर आप प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं, लगभग 1.5% नीचे है। मार्केट्स बंद होने के बाद नतीजे आ सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पर
HDFC बैंक इस पर नजर डालिए और इससे थोड़ा सहारा जरूर मिल रहा है। अभी 12-12:30 बजे जब मार्केट ने एक रिकवरी अटेम्प्ट करी थी तो वहां पर भी HDFC बैंक लीड कर रहा था। बैंक की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि फिलहाल फंड रेजिंग को लेकर या QIP को लेकर कोई भी विचार नहीं हो रहा है, पर हम देख रहे हैं कि बढ़िया एक्शन बनते जा रहा है HDFC बैंक में। बागले साहब, HDFC बैंक थोड़ा एक्शन बन रहा है, चार्ट क्या बता रही है? कोई ट्रेड देख रहे हैं? वीक बाजार में अच्छी गेंस आ रही हैं। आफ्टरनून दीपांशु, मुझे लगता है इसमें मोमेंटम है, चार्ट्स अच्छे हैं, पैटर्न अच्छा है, पॉजिटिव है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बाय करके चलना चाहिए 1061 1062 के करंट भाव से। 1053 का आपका स्टॉप लॉस होगा और 1064 के ऊपर ऐड करना चाहिए। मुझे यहाँ से एक 15-1 रुपए की मूव दिखती है, शायद आज ही आ जाए। ओके, ये है आपके लिए राय HDFC बैंक पर। पेपर स्टॉक्स फिर से तेजी में आते हुए दिख रहे हैं और उसमें से JK पेपर 4% आज फिर से मजबूत हुआ है। बंसल जी, अभी खरीद लिया जाए? एक अच्छा करेक्शन दिया है 99 तक का और वापस से चल पड़ा है, माफ कीजिएगा 99 तक। बताएं आप JK पेपर पर अपनी राय। अनिल जी, बिल्कुल इसको इन्हीं स्तरों पे लेना चाहिए। स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। एक बार 106 के ऊपर निकल के क्लोजिंग देगा तो बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट के बाद पकड़ना मुश्किल होगा और ब्रेकआउट के बाद पहला टारगेट 118 का बैठता है। इन्हीं स्तरों पे खरीदने की राय है। 97 के नीचे की क्लोजिंग आए तो निकलना चाहिए, बट एक स्ट्रॉन्ग मस्ट बाय है JK पेपर मौजूदा स्तरों पर। ओके, 97 के नीचे बंद हो तो ही आप एग्जिट करिए, अदरवाइज खरीद कर बैठ जाइए। और क्या खरीदना बेचना है ये बताने के लिए तैयार है खासतौर से ऑप्शंस में चंदन तापड़िया फोन लाइन पर हमारे साथ। मोतीलाल ओसवाल से छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। बोलिए चंदन जी। जी नमस्कार अनिल जी। देखिए, बाजार में सिलेक्टिव काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। FMCG काउंटर, कुछ ऑटो और कुछ बैंकिंग के हेविवेट्स काउंटर है वो बाजार में लीड कर रहे हैं और इसके लिए दोनों काउंटर हमने सेलेक्ट किए, दोनों H से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला तो है HDFC बैंक और पिछले लगातार देखें 1-1.5 घंटे में इस काउंटर में अच्छा खासा मोमेंटम है और कहीं ना कहीं ये काउंटर बैंक निफ्टी को नीचे के लेवल से सपोर्ट करके ऊपर की तरफ ले जाने में कामयाब रहेगा। तो HDFC बैंक का जो 1080 का कॉल है वो खरीदने की सलाह रहेगी। लगभग 41-42 के आसपास चल रहा है, 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और हमारा मानना है कि ये कॉल 64 रुपीज तक, 64 रुपए तक जाना चाहिए। परफेक्ट, तो 1080 का कॉल ऑप्शन खरीदिए HDFC बैंक का और ये 1076-77 पर अभी यहाँ ट्रेड कर रहा है और फ्यूचर्स में थोड़ा नीचे 1065 के आसपास डिस्काउंट पर है। 41-42 के आसपास मिल जाएगा, 30 का स्टॉप लॉस, 64 का टारगेट। और दूसरा एज कौन सा है? ये दूसरा FMCG पैक से रहेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर। और आज देखें सारे FMCG में अच्छा खासा मोमेंटम है। HUL, ब्रिटानिया, नेस्ले, डाबर और HUL ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और एक मल्टीपल सपोर्ट को काफी दिनों से होल्ड करने के बाद मोमेंटम बना है, तो यहाँ पे अपमूव बनना चाहिए। लगभग 2250 तक के लेवल इस काउंटर में देखने को बन सकते हैं। इसके लिए जो 2200 की कॉल रहेगी वो खरीदने की सलाह रहेगी। लगभग 70-71 रुपए के आसपास ये कॉल चल रही है। 55 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये कॉल 100 रुपए होने की पूरी संभावनाएं है। ओके, तो HUL के में भी आपके लिए कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय। शुक्रिया आपका चंदन जी, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ये पिक्स देने के लिए। आइए नतीजों पर करते हैं फोकस और देश की दिग्गज ऑटो एंसिलरी कंपनी भारत फोर्ज, इसके नतीजे आए हैं और नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं भारत फोर्ज के चेयरमैन और MD साहब बाबा कल्याण जी। कल्याण साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले इस तिमाही में बताएं, नतीजे हमारे अनुमान से थोड़े कम रहे हैं, क्या वजह रही है इस तिमाही के थोड़े कमजोर नतीजों के पीछे? पहले तो सबसे बड़ी वजह है कोविड-19 और उसके वजह से जो पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है करीबन जनवरी से, अभी अपने देश में मार्च से, उसकी वजह से रिजल्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है, डिमांड में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है और जो मार्च लास्ट वीक में जो लॉकडाउन हो गया था उसके कारण करीबन 90 से 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट में बदल आया है हमारे क्वार्टर में, उस क्वार्टर में और इस साल के लिए FY 20 के लिए। तो ये कोविड ने बहुत परेशान कर दिया है ये पूरी इंडस्ट्री को।
बिल्कुल। और आपका अमेरिका में जहाँ काफ़ी कारोबार है, लगभग 40% रेवेन्यू आपका अमेरिका से आता है, वहाँ क्या कुछ सिचुएशन अब इम्प्रूव होती दिख रही है सर? क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री में कहीं कोई डिमांड में, बिक्री में कहीं पिकअप आता हुआ दिख रहा है अब? अमेरिका में अभी ओपनिंग शुरू हुआ है लॉकडाउन का। काफ़ी अमेरिकन स्टेट्स में अभी ओपनिंग हो गया है, तो ओपनिंग होने के बाद 1-2 महीने के बाद डिमांड भी आ जाएगा, क्योंकि डिमांड कंजम्पशन से ताल्लुक़ रखता है। अगर आप सिटीजन्स को लॉकडाउन रखेंगे तो कंजम्पशन नहीं होगा, और कंजम्पशन नहीं होगा तो डिमांड नहीं आएगा, ये सीधी बात है। तो मेरे ख्याल से अमेरिकन गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा डाला है अपनी इकोनॉमी में, और उसका कुछ असर अपने को सितंबर अक्टूबर तक दिखाई देना पड़ेगा। जी कल्याण साहब, आपके जो भी प्लांट्स हैं अलग अलग लोकेशंस में हैं, अभी वहाँ क्या सिचुएशन है? क्या सारे प्लांट्स ज़्यादातर शुरू हो चुके हैं? कितना कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, इसका एक अंदाज़ा दे पाएँ? हमारे प्लांट आज की तारीख में सब चल रहे हैं, पर कम कैपेसिटी में चल रहे हैं क्योंकि डिमांड कम है, पर सब प्लांट्स ऑपरेशनल है। यूरोप में मार्च, अप्रैल और कई मई के दिन में प्लांट बंद थे, क्योंकि वहाँ भी लॉकडाउन था और कस्टमर्स के प्लांट बंद थे। उसकी वजह से हमारे भी प्लांट्स बंद थे। अमेरिका में भी मार्च और अप्रैल में प्लांट बंद थे लॉकडाउन के कारण से, अभी चालू है। इंडिया में सब प्लांट्स 17 मई के तारीख से हमने शुरू किए, और अभी जून में सब प्लांट चालू है। जी आपका ग्रुप बड़ा डाइवर्सिफाइड है, कई सारे कारोबार हैं, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान छेड़ा है, और जिस तरह से थोड़ी सी चीन के साथ हमारी तनातनी चल रही है, उसको लेकर मेक इन इंडिया पर भी पुश है। हम यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहते हैं। किस तरह की संभावनाएं, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपके ग्रुप को नज़र आ रही है इसमें? ये आत्मनिर्भर भारत एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है मेरे ख्याल से, और ये प्रोग्राम अगर अच्छी तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, स्पेशली जो डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं जैसे हम लोग हैं, उनको इसका काफ़ी उपयोग हो सकता है। इंडिया में हम काफ़ी कुछ डिफेंस की इक्विपमेंट्स बना सकते हैं, गन्स बना सकते हैं, स्मॉल आर्म्स बना सकते हैं, एम्यूनिशन बना सकते हैं, गाड़ियाँ बना सकते हैं, और इसको कोई इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इंडियन इंडस्ट्री सब बना सकती है। तो ये आत्मनिर्भर भारत एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है मेरे हिसाब से, और उससे इंडियन इंडस्ट्री, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी जोर मिलेगा। जी कल्याण साहब, इस वक्त आपकी कंपनी को लेकर कर्ज की क्या स्थिति है, डेट पोजीशन कैसी है, और इस साल आप किस तरह से डेट रिडक्शन का कोई प्लान कर रहे हैं? हमारे कंपनी में जितना डेट है उतना हमारे पास कैश है, सो हम नेट डेट फ्री हैं। हमारे पास कोई डेट का प्रॉब्लम नहीं है, और हमारे हिसाब से 3-4 साल में जो ग्रॉस डेट है, हमारा टोटल डेट है 1800-1900 करोड़, उतना हमारे पास कैश भी है बैलेंस शीट पे। तो वो ग्रॉस डेट भी हम कम कर लेंगे, क्योंकि हमारा कैश फ्लो, थोड़ा बिजनेस बढ़ेगा तो हमारा कैश फ्लो बहुत तगड़ा हो जाएगा। और हमारे पास आज कोई कैपेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने 3-3.5 साल में जो भी कैपेक्स करना था वो कर लिया है, कंप्लीट हो गया है, सब कैपेसिटीज़ है। तो जैसे बिजनेस बढ़ेगा तो कैपेसिटी यूज़ होगी और फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। कल्याण साहब, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ थोड़ा आउटलुक को लेकर। थोड़े से इन्वेस्टर्स चिंतित हैं, पूरा दुनिया भर में जो कोविड-19 को लेकर माहौल बना है, आपको क्या लगता है आपके बिजनेस को लेकर सिचुएशन कब तक बैक टू नॉर्मल होगी? क्या एक आध तिमाही लगेगी, 1-2 क्वार्टर में हो जाएगा, ज़्यादा समय लग सकता है? आपका क्या आउटलुक बन रहा है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए सर? देखिए, ये कोविड-19 पैंडेमिक जो है, इसके बारे में बहुत लोगों ने इसका बड़ा अभ्यास किया है, इसके बारे में जानकारी ली है, पर किसी को भी इसके बारे में कोई मैथमेटिकल मॉडल या इसमें कोई आउटलुक क्या होगा,
किसको भी मालूम नहीं है। तो ये बहुत अनसर्टन चीज है। ये पैंडेमिक जो होते हैं बहुत अनसर्टन होते हैं। पिछली बार जब दुनिया में पैंडेमिक आया था वो 100 साल पहले आया था, इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक, वो भी ऐसे ही था। तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की ताकत लग रही है आज इसका उपाय निकालने के लिए, कोई वैक्सीन हो या दवाई हो या कुछ भी हो, पर ये होने के बाद ही ये पैंडेमिक कंट्रोल में आएगा। और जब तक ये कंट्रोल में नहीं आता है तो अनसर्टेनिटी बहुत रहती है। अभी तभी भी अनसर्टेनिटी है, पर ज्यादातर बिजनेसमैन सोचते हैं कि अक्टूबर के बाद, मतलब ये फर्स्ट 6 मंथ्स ये साल का जाने के बाद कुछ सुधारना आ जाएगी, कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाएगा डिमांड में, दूसरे चीजों में। इसके 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि तब तक लॉकडाउन का फेज भी खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि जब आप लॉकडाउन करते हो तो आप डिमांड को भी लॉकडाउन करते हो ना। जब आप आदमी को बोलते हो घर में रहो, कहीं बाहर मत जाओ, तो डिमांड, उसका डिमांड भी कम हो जाता है, तो आप डिमांड को भी लॉकडाउन करते हो। जैसे लॉकडाउन पूरी दुनिया में खुल जाएगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी। ये मेरा ख्याल है, और मुझे लगता है कि अक्टूबर के बाद थोड़ी थोड़ी सुधारना हो जाएगी। ठीक बात है। तो अक्टूबर के बाद सिचुएशन थोड़ी बैक टू नॉर्मल आएगी। मैं उम्मीद करता हूं सर अगली तिमाही के बाद जब नतीजों पर आपसे बातचीत होगी तो और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा क्लियर पिक्चर आपके सामने भी होगी, हमारे सामने भी होगी। आज इसी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और तो ये थे बाबा कल्याणी साहब, CMD भारत फोर्ज के, जो बताते हुए अपने नतीजे। थैंक यू सर। आइए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच वेल्सपन इंडिया के नतीजे आए हैं और नतीजे अच्छे नज़र आ रहे हैं। पहली नज़र में यहाँ पर मुनाफा बढ़ता हुआ नज़र आया है। आजकल बड़ा रेयर है कि कंपनियों के लिए मुनाफा बढ़े, तो ये नतीजे आए। कुणाल जी जरा अपने चार्ट्स तैयार करें वेल्सपन इंडिया के और बताएं कि नतीजों के लिहाज से अब नतीजे तो फ्लैश हो चुके हैं, क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस रखने चाहिए, और कोई अगर ट्रेड दिख रहा है तो बताइए। अरे जी देखिए, मेरे ख्याल से तो स्टॉक सर्किट पे है, तो इसमें ट्रेड तो आप कर नहीं पाएंगे। लेकिन देखिए, जिनके पास पोजीशन है, मुझे लगता है कि आज एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, स्ट्रक्चर अच्छा है और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बड़ा रेजिस्टेंस 41-42 के रीजन में है, जो कि यहां से 3-4 रुपए ऊपर है। तो मुझे लगता है कि 3 से 4 रुपए की तेजी बिल्कुल संभव है। 41 के टारगेट से होल्ड करना चाहिए और 35 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। ओके, ये है आपके लिए वेल्सपन इंडिया पर आया। आइए कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर में हलचल है, कुछ बेहतरीन रिसर्च लेकर आए हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। आशीष बताइए। जी, एग्री सेक्टर के लिए अच्छी खबर आती हुई दिखी है कि इस बार का जो मानसून है, जिसमें ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा था कि सामान्य से अधिक देखने को मिलेगा, अभी शुरुआती ट्रेंड अगर आप देखें तो सबसे पहले जितना तय समय था उससे 2 हफ्ते पहले मानसून आया है। साथ ही अगर आप देखें तो 25 जून तक भारत में सामान्य से 21% ऊपर की बारिश हुई है, 21% ज्यादा बारिश देखने को मिली है। पिछले साल का छोटा बेस है तो वहां पर भी एक बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले साल के मानसून की अगर आप बात करें तो 2019 में 2 हफ्तों की देरी से मानसून आया था और जून के महीने में 33% का डेफिसिट देखने को मिला था। इस बार जो है 21% का सरप्लस है, यानी जो मानसून है वो बेहतर देखने को मिलेगा, जिसके चलते बाजार के विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार जो फसल होगी उसमें रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिलेगा और इसका एक ब्रॉड बेस्ड इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मानसून अच्छा होता है तो किसानों की आय बढ़ती है और आय से कंजम्पशन बढ़ने लगता है, जिसके चलते काफी सारे ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप देखिए ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी, इनको सीधा फायदा होते हुए दिखेगा। M&M, एस्कॉर्ट्स, इन 2 स्टॉक्स पर फोकस रखिएगा और मानसून का बेहतर होने से सीधा जो संबंध है वो कहीं ना कहीं आप देखिए एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर और सीड बनाने वाली कंपनी को सबसे ज्यादा इसका फायदा देखने को मिलता है। तो ये यूनाइटेड फॉस्फोरस, सुमिटोमो केमिकल्स, धानुका एग्रीटेक, PI इंडस्ट्रीज, फैक्ट, RCF, NFL, दीपक फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, कोरोमंडल इंटरनेशनल, इन स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। लेकिन एक ब्रॉडर बेस्ड इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है जब मानसून देश में बढ़िया होता है, तो जो रूरल फोकस्ड FMCG कंपनीज हैं इनको भी कहीं ना कहीं एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। डाबर, HUL, ITC, इमामी और ज्योति लैब्स, इन स्टॉक्स पर भी नजर रखें।
बिल्कुल, तो कई सारे एग्री रिलेटेड थीम्स हैं जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। एफएमसीजी स्टॉक्स में तो आज आप भरपूर एक्शन देख रहे हैं। एस्कॉर्ट्स और एमएनएम पर भी नज़र रखिए, इनको भी इनडायरेक्ट आपको फायदा आते हुए दिख सकता है। बल्कि अभी थोड़ी देर पहले विश्वेश जी ने कहा भी है कि एस्कॉर्ट्स पर खरीदारी करिए, तो नज़र रखिए कुछ स्टॉक्स पर। और साथ ही और जो रूरल फोकस्ड कंपनीज हैं वहां पर भी आप एक्शन बनता हुआ देख सकते हैं। एमएनएम में भी आप हल्की सी खरीदारी आते हुए देख रहे हैं इस समय, तो उस स्टॉक पर भी भरपूर एक्शन है इस समय। पर कई और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको शानदार मूव्स आती हुई दिख रही है। महिंद्रा सीआई, महिंद्रा ग्रुप की ही कंपनी है, वहां पर भी आज 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है। वहां पर भी हमने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आती हुई देखी है। आज सुबह हम एस्ट्राजेनेका की बात कर रहे थे कुणाल जी के साथ, वहां देखिए तो 7% की तेजी इस समय आपको स्टॉक में दिखेगी। आईडीबीआई बैंक 52 वीक हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है, वहां पर भी बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। गॉडफ्रे फिलिप्स 3.5% ऊपर है। जेबी केमिकल्स में भी आप 3.5% की तेजी देख रहे हैं। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर भरपूर एक्शन है। कावेरी सीड एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, 2% की तेजी यहां पर भी बन रही है। पर चलिए कुछ और स्टॉक्स पर फोकस कर लेते हैं जो आज एक्शन में आपको आते हुए दिख रहे हैं। पेट्रोनेट एलएनजी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके भी नंबर्स आने वाले हैं। पहले पेट्रोनेट एलएनजी की बात करते हैं किस तरह के नंबर्स रहेंगे। भसीन साहब ने भी लास्ट वीक इस स्टॉक पर खरीदारी की रिकमेंडेशन दी थी। संदीप ग्रोवर हमारे साथ तैयार है। संदीप बताइए, पेट्रोनेट के नंबर्स क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, अगर तिमाही दर तिमाही आप देखेंगे तो नंबर्स आपको वीक नज़र आएंगे, क्योंकि कोविड के कारण ऑब्वियसली जो एलएनजी के वॉल्यूम्स हैं वो हमारा अनुमान है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस बार सपाट रहेंगे। तो 12% की जो आय है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन शायद कामकाजी मुनाफा उतना ना गिरता हो दिखे। महज 5% के आसपास का ड्रॉप आएगा। और इनफैक्ट जो मार्जिन हैं वो तो बढ़कर आने का अनुमान है। 12.5% से कम के मार्जिन है वो बढ़कर 13.5% के आ सकते हैं। और यही कारण है कि मुनाफा उतना नहीं गिरेगा जितना आय में गिरावट की एक्सपेक्टेशन है। महज 7.25% के आसपास ही गिरावट आएगी और 623 करोड़ रुपये के आसपास का मुनाफा रह सकता है। ये दरअसल इसलिए क्योंकि स्पॉट एलएनजी उसकी कीमतों में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। तो ये जो एलएनजी की ट्रेडिंग करते हैं उसके मार्जिन में इस बार काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। तो उसका इंपैक्ट हो सकता है पॉजिटिव साइड पे नंबर्स पे देखने को मिले। लेकिन जैसे मैंने कहा, इनके वॉल्यूम्स इस बार सपाट रहेंगे और सेल्स इसलिए गिरेगी क्योंकि दहाइज में इनका जो टर्मिनल है वहाँ पे जो क्षमता इस्तेमाल है ऑलमोस्ट 100% होती है, उससे घटकर अब 92% के आसपास के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। जो मुनाफे में ड्रॉप आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो ब्याज और डेप्रिसिएशन खर्च है उसमें भी इस बार इजाफा देखने को मिलेगा, उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा जो सपोर्ट है वो अन्य आय से जरूर इस बार देखने को मिलेगा। Q4 है, लास्ट क्वार्टर होता है, तो अन्य आय जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड पर रहेगा, जिस वजह से मुनाफा इतना नहीं गिरेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है देखना, जैसे मैंने कहा वॉल्यूम सपाट रहने का अनुमान है, तो इनका जो कोची मैंगलोर पाइपलाइन है वहाँ पे मैनेजमेंट की ओर से क्या कमेंट्री आती है, कोविड में कितना इंपैक्ट हुआ था, वॉल्यूम्स कैसे रहे हैं और आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पे एनालिस्ट फोकस करेंगे। बिल्कुल, तो पेट्रोनेट एलएनजी यहाँ पर नतीजों पर नजर रखिए और जिस तरह से कहा ट्रेडिंग प्रॉफिट्स इनके अच्छे होने चाहिए। पर चलिए कुछ स्टॉक्स पर कॉल्स तैयार हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। सबसे पहले बिगुल बजाते हैं सचिन जी के लिए BTST का। बताएं सचिन जी। दीप, यहाँ पर जो स्टॉक है ये सेल साइड पे ही है एंड जिस तरीके से ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस रही है पिछले 2 एक्सपायरी से एक ब्रॉड रेंज में ऑस्किलेट कर रहा है स्टॉक एंड जिस तरीके से वापस यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है टोरेंट फार्मा यहाँ पर फ्रेश वीकनेस के लिए रेडी हो रहा है विद इन द रेंज। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजिशन डिप्लॉय करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको फ्यूचर्स में लगाना है अराउंड 2467 का एंड टारगेट यहाँ पर मैं 2 टारगेट लूँगा। एक पोजिशनल टारगेट होगा जो लगभग अराउंड 2300 के आसपास है एंड एक से 2 दिनों का टारगेट होगा अराउंड 2365 का। तो यहाँ पर फ्रेश शॉट्स बनाने हैं टोरेंट फार्मा में। अपने 2 वीकली स्विंग्स को ब्रेक कर रहा है, तो मुझे लग रहा है विद इन द रेंज वापस एक बार मीन रिवर्जन जो फेज है उसका उसी के पैटर्न में है एंड जो इसका लोअर बाउंड है 2300 के आसपास, मुझे लग रहा है वो वापस एक बार रिविजिट होना चाहिए। तो 2467 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे फ्रेश शॉट्स ऐड करने चाहिए टोरेंट। बिल्कुल, तो धीरे धीरे ऊपर गया पर अब तेजी से गिर रहा है टोरेंट फार्मा, इस पर नजर करिए, फ्रेश पिक वाली आ सकती है। अब बिगुल बजाते हैं राकेश जी कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर।
दीपांशु, बिकवाली की राय है हमारी यूनाइटेड ब्रेवरीज पर। इसके नतीजे आए थे बुधवार को, नतीजों के बाद से स्टॉक धीरे धीरे करके गिर रहा था और आज एक स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा है और साथ में एक नेगेटिव क्रॉसओवर दिया है। तो यूबीएल को बेचने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, क्लियर ब्रेकडाउन चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है और एक ब्रेकडाउन 1000 रुपए के नीचे हुआ है। तो इस स्टॉक में अब आपको 940 930 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करके चलें। 1004 पर 1004 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 945 रुपए का और दूसरा टारगेट 925 रुपए का। तो 945 925 के टारगेट के लिए यूनाइटेड ब्रूवरीज यानी कि यूबीएल में बिकवाली गिरा है। ओके, यूनाइटेड ब्रूवरीज यूबीएल यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है और हम देख भी रहे हैं कि कुछ हाई बीटा स्टॉक्स में आप बिकवाली का प्रेशर देख रहे हैं। एक तो है यूनाइटेड ब्रूवरीज जहाँ पर प्रेशर आ रहा है, दूसरा है एनसीसी जहाँ पर हमने एक अच्छी रिवर्सल रैली देखी थी और साथ ही मन्नापुरम यहाँ पर भी आप देखिए तो प्रेशर बन रहा है। वागले साहब, मन्नापुरम प्रेशर बन रहा है इस स्टॉक पर, कोई कॉल देंगे सर? शॉर्ट बनता है इन लेवल से? दीपांशु, नहीं, थोड़ा सा मैं वेट करना प्रेफर करूंगा। एक तो बहुत कम वॉल्यूम्स, लो वॉल्यूम्स पे ये फॉल है तो मुझे इतना क्लैरिटी नहीं है। बेचना भी होगा तो 154 155 ये सही लेवल होगा। ओके, इन लेवल्स पर मत बेचिए, बट एक बाउंस बैक पर जरूर आप बिकवाली कर सकते हैं मन्नापुरम पर। चलिए देख लेते हैं कुछ और स्टॉक्स जहां पर नतीजों का इंतजार है, जो खबरों के दम पर भी एक्शन में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर भी फोकस करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आशु जी से स्टॉक के बारे में बात भी कर रहे थे। होल्ड आउट कर रहा है वीक बाजार में, किस तरह के नंबर्स आ सकते हैं? प्रीव्यू है संदीप के पास, बताएं संदीप। देखिए दीपांशु, आप बेहतर ट्रैक करते हैं इस स्पेस को। इनफैक्ट बेहतरीन नंबर्स आ सकते हैं जहाँ तक कैपिटल गुड्स और डिफेंस स्पेस की बात है। वन ऑफ द बेस्ट नहीं, सबसे अच्छे नंबर्स इस स्पेस से यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। 42% आय बढ़ेगी साल दर साल। अगर आप स्टैंडऑन देखें, कामकाजी मुनाफा 28%। मार्जिन जरूर ड्रॉप हो रहे हैं लेकिन मुनाफे में देखिए फिर भी 22% के आसपास की ग्रोथ इस बार देखने को मिलेगी। ये इसलिए क्योंकि हम चौथी तिमाही की बात कर रहे हैं और जो तीसरी तिमाही के ऑर्डर्स बचे हुए थे, जो देरी वाले ऑर्डर्स थे, उनका एग्जीक्यूशन इस बार काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलेगा, जिस वजह से ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलेगी। डिफेंस कारोबार का तो मजबूत परफॉर्मेंस है ही है और उसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन है वो भी इस बार काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। जो मार्जिन्स कम हो रहे हैं वो इसलिए है, प्रोजेक्ट्स तो एग्जीक्यूट हो रहे हैं लेकिन कम मार्जिन वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एग्जीक्यूट होने की वजह से मार्जिन जरूर आपको थोड़ा सा कम नीचे आता हुआ दिखेगा, लेकिन मुनाफे में इस बार टैक्स का भी सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। आउटगो कम होगा तो उस वजह से मुनाफे में करीब 22% के आसपास की ग्रोथ आती हुई दिखेगी। ऑर्डर्स की जहाँ तक बात है, चौथी तिमाही में करीब 2700 करोड़ रुपए के आसपास के और FY20 में करीब 13,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स आने की उम्मीद है और कुल ऑर्डर बुक जो है वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है करीब 52,000 करोड़ रुपए के आसपास के देखने को मिल सकता है। ये तो हुई नंबर्स की बात, लेकिन कमेंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि कोविड में जो लॉकडाउन हुआ था उस वजह से कितना इंपैक्ट देखने को मिला है। साथ ही साथ जो एग्जीक्यूशन का ट्रेंड है जो कि Q4 में हम कह रहे हैं कि बहुत मजबूत रहेगा, क्या ये आने वाली तिमाहियों में भी जारी रहेगा? और दूसरा डिफेंस कारोबार जो कि काफ़ी मजबूत रहा है, क्या आगे भी ये कंटिन्यूटी रह सकती है? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर एनालिस्ट खासतौर पे फोकस करेंगे। बिल्कुल संदीप, और जैसे आपने कहा आय में अच्छी बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि ओवरऑल ऑर्डर बुक में थोड़ा दबाव ज़रूर रहेगा इनकी, पर फिर भी डिलेड एग्जीक्यूशन की वजह से आप रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी देखेंगे। एक स्पाइक भी आया संदीप, जैसे आप इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे। सच जी एक बार चार्ट चेक करके बताइए। जैसे ही संदीप प्रीव्यू दे रहे थे हमने एक स्पाइक आते हुए देखा और अब ऊपरी स्तर पर हल्का सा कूल ऑफ भी हुआ है, बट चार्ट्स पर कैसा लग रहा है BEL आपको? मुझे लग रहा है एक काफ़ी क्रिटिकल जंक्शन पे है। ऑलरेडी एक अच्छी रैली स्टॉक में आ चुकी है। इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो अराउंड 84 के आसपास है। तो अगर किसी के पास फिलहाल लॉन्ग पोजीशन है तो उनको ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर रखना चाहिए। चार्ट में बिल्कुल वीकनेस नहीं है, बट अगर हम रेजिस्टेंस के लेवल्स ढूंढे तो लगभग अराउंड 88.5 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस ज़रूर है। तो मुझे लग रहा है कि अगर रिजल्ट प्ले के नज़रिए से स्टॉक अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 84 के स्टॉप लॉस को ज़रूर मेंटेन कीजिए एंड ऊपर अराउंड 88.50 के आसपास एक रिव्यूज होगा। ओके, ये है आपके लिए राय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL। आशु जी ने भी कहा कि चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, तो आप अच्छी मूव्स आते हुए देख सकते हैं और हमने स्पाइक भी देखा है। देखते हैं कि नतीजा जिस तरह से हाई एक्सपेक्टेशन है, नतीजे डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं, ये एक बड़ी बात रहेगी BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए।
रियल एस्टेट स्टॉक्स यहाँ पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रेशर बनता जा रहा है जहां तक रियल एस्टेट सेक्टर का सवाल है। क्या है ट्रिगर जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ी बिकवाली आ रही है इन स्टॉक्स में? मानसी ने रिसर्च तैयार करी है। मानसी बताइए किस तरह का प्रेशर बन रहा है रियल एस्टेट स्टॉक्स में और क्या वजह है इसकी? बिल्कुल दीपांशु, देखिए लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट हम रियल एस्टेट सेक्टर में देख रहे हैं और कुल 8% तक की गिरावट पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में ये सेक्टर देख चुका है। एक एक करके खबरें आ रही हैं जो कि सेक्टर के लिए नेगेटिव है, जिसका एक असर हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले तो गिरावट के कारण में अप्रैल जून में घरों की बिक्री जो है, हाल ही में हमने खबर देखी थी 81% की गिरावट घरों की बिक्री में होती हुई दिख रही, सेल्स ही नहीं हो रही है। अगर नए घरों की यानी कि न्यू लॉन्चेस की बात करें 98% की गिरावट, कोरोना की जो स्थिति है इसी की वजह से गिरावट आती हुई दिखी है। अनसोल्ड इन्वेंट्री एक दूसरी तकलीफ है। अनसोल्ड इन्वेंट्री या बिना बिके घरों का जो बढ़ना है वो भी काफी ज्यादा एक तकलीफ है सेक्टर के लिए। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में करीब 4.5 लाख यूनिट की इन्वेंट्री पड़ी है। तैयार प्रोजेक्ट्स को बेचना ही सबसे बड़ा प्रावधान फिलहाल रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए है। कीमतें घटाने में दिक्कतें हो रही हैं। देखिए फिलहाल जो सेक्टर की कमजोरी है या फिर इकोनॉमिक स्लोडाउन है, इसके चलते रियल एस्टेट सेक्टर अगर कीमतें घटाए तो सेल्स हो सकती है, लेकिन यहाँ पर भी डेवलपर्स दिक्कतें झेल रहे हैं क्योंकि सर्कल रेट मार्केट वैल्यू में कम अंतर से बिल्डर्स कीमत जो है घटा नहीं पा रहे हैं। सर्कल रेट घटाना राज्य सरकार के हाथ में है और रेडी टेक्निकल रेट के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट वैल्यू में स्थिरता के बावजूद हर साल सर्कल रेट में बढ़ोतरी होती हुई दिखती है और इसी वजह से डेवलपर्स के लिए कीमतें घटाना काफी मुश्किल हो जाता है। रियल एस्टेट सेक्टर में अब खबर आ रही है ताजा की छटनी भी हो रही है। कॉस्ट कटिंग के भी काफी सारे विकल्प हैं जो कि डेवलपर्स ढूंढ रहे हैं। सेक्टर में करीब 2 लाख लोगों की नौकरी जाने की संभावना है। नकदी की समस्या के चलते कॉस्ट कटिंग पर फोकस किया जा रहा है। आपको बता दें सेक्टर 60 से 70 लाख लोगों को नौकरी मुहैया कराता है। अब ऐसे सेक्टर में जब छटनी हो रही है तो काफी ज्यादा असर इसका सेक्टर पर पड़ता हुआ दिख भी रहा है और हमने देखा है कि पिछले 4 दिनों में डीएलएफ जैसा स्टॉक 11% गिर चुका है। प्रेस्टीज एस्टेट में 10% की गिरावट और ठीक इसी तरह गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा लिमिटेड, आईबी रियल एस्टेट, ओबेरॉय रियल्टी, महिंद्रा लाइफ स्पेस में करीब 6 से लेकर 10% की गिरावट सिर्फ 4 सेशंस में देखने को मिल चुकी है। बिल्कुल, तो पिछले कुछ सेशंस में गिरावट आई है और कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। आशु जी ने भी थोड़ी देर पहले डीएलएफ पर शॉर्ट कॉल दिया है। बंसल जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट देखकर बताइए, यहाँ पर भी हम प्रेशर देख रहे हैं। वैसे तो बेस्ट परफॉर्मर रहा है पूरे रियल एस्टेट बास्केट में, पर अगर प्रेशर और आते दिखता है तो क्या इन लेवल्स पर भी शॉर्ट कर सकते हैं या फिर गिरावट पर खरीदारी की राय आएगी गोदरेज प्रॉपर्टीज में? हाँ, नहीं, गोदरेज प्रॉपर्टीज में शॉर्टिंग के लिए आप लेट हो चुके हैं, या तो आप ऊपर 900 के अराउंड शॉर्टिंग करते हैं। अब जो स्टॉक है 800, 805 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है। मेरी राय में अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। कोई नया पैटर्न निकल के सामने आए, कोई पुल बैक बने, कोई नया पैटर्न बने, तब शॉर्टिंग की बात है। एज ऑफ नाउ 800, 805 का जो स्तर है एक अहम सपोर्ट है और लगता नहीं है जो ऑनगोइंग गिरावट पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं उस ऑनगोइंग गिरावट में ये अहम सपोर्ट लेवल्स टूटेंगे, तो शॉर्टिंग के लिए अभी अवॉइड करना चाहिए गोदरेज प्रॉपर्टीज को। ओके, शॉर्टिंग के लिए अवॉइड करिए इस समय गोदरेज प्रॉपर्टीज को, ये है आपके लिए सलाह। पर 3:10 हो गए हैं। फिर से स्वागत करते हैं भसीन साहब का और जान लेते हैं कि कोई बीटीएसटी कॉल तो नहीं है उनके पास। भसीन साहब, फिर से स्वागत है आपका। पहले तो सर बता दीजिए कि बाकी अगर कोई कॉल्स पर अपडेट है तो। हाँ दीपांशु, सुबह तो शॉर्ट दिया था एलएनटी, वो हमने आपको प्रॉफिट बुक करा दिया 924 में, आरईसी में 108 में बुक करा दिया और लॉन्ग में अभी खड़े हैं। डाबर में बाय है, एमएनएम फाइनेंस एक डिलीवरी बाय है और ब्रिटानिया मेरा बाय है। और इसके अलावा अब आप कहें तो मैं एक बीटीएसटी दूंगा। बिल्कुल सर, एक कॉल है, 2 कॉल है? एक ही है। ओके सर, बताइए सर। हाँ, तो ये है मेरा मनपसंद शेयर बीईएल। इसके रिजल्ट आ रहे हैं 85 to 85.50 है। इसमें 83 का स्टॉप लॉस रखिए, 95 से 100 इसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आएंगे, द बेस्ट इन द पीएसयूज। और मुझे लगता है बीईएल विल बी री रेटेड। तो आपके यहाँ मैंने 65, 67, 70, 72 सब जगह ये इसको रेकमेंड किया है। आई स्टिल रिकमेंड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 83, 95 to 100 इज द टारगेट। 95 ट्रेडर के लिए, 100 रुपीज वुड बी द टारगेट फॉर द इन्वेस्टर।
बिल्कुल वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर राय देने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले हम स्टॉक के बारे में चर्चा भी कर रहे थे, किस तरह से इसके नंबर्स पूरे कैप गुड्स और डिफेंस स्पेस में अगर आप कंपैरिजन करें तो सबसे बेहतरीन नंबर्स रहने वाले हैं। देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन पर डिलीवर करता है कि नहीं। पर वसीम साहब की तरफ से आपके लिए BTST कॉल BEL, इन लेवल्स पर खरीदारी करिए। थोड़ा डिप आए तो खरीदारी कर सकते हैं। 95 और 100 के आपके दो टारगेट्स हैं। 83 पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, ये राय आ रही है वसीम साहब की तरफ से। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहां पर अच्छे नतीजे आ सकते हैं, ऐसा अनुमान है। विश्वेश जी के पास चलते हैं, उनके पास भी एक BTST कॉल है। बताइए विश्वेश। देखिए मेरे हिसाब से जिस हिसाब से NBFC स्टॉक्स में आज के दिन में ओपनिंग में पुल बैक आया था और वहां से खरीदारी आई है और अब मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो सेक्टर ऐसा है कि बाय ऑन डिक्लाइन हो गया है और मार्केट अगर साइडवेज होता है तो कम गिरता है और ऑल ऑफ अ सडन पुल बैक आ जाता है। तो जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है पिरामल एंटरप्राइज। पिरामल एंटरप्राइज समवेयर अराउंड 1377 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 1360 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो मेरे हिसाब से 1400 और 1420 ऐसे दो टारगेट मिलेंगे। तो BTST सही लिहाज से होगा, मोमेंटम है, नीचे आया, सपोर्ट लिया, वापस मूव कर रहा है, छोटा सा स्टॉप लॉस 1400-1420 के टारगेट, स्टॉप लॉस रहेगा 1360 बाय ऑन पिरामल एंटरप्राइज। ओके, पिरामल एंटरप्राइजेज यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज सुबह अनिल जी ने भी इस पर स्टॉक ऑफ द डे में रिकमेंडेशन दी थी, पर फिर कहा था कि अवॉइड करिए ट्रेड, क्योंकि शुरुआत कमजोर रही और हमने देखा कि शुरुआती सत्र में जब मार्केट कमजोर थे तो हमने गिरावट भी देखी, पर वहां से अच्छी रिकवरी आ रही है। और पिछले हफ्ते ऑफकोर्स हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी जहां तक कार्लाइल के साथ डील का सवाल है, और उसी खबर के आने के बाद आप देख रहे हैं कि स्टॉक में बेहतरीन एक्शन है इस समय। मार्केट्स की भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आपने आते हुए देखी है और अब हम देख भी रहे हैं कि 10,300 के ऊपर बाजार सस्टेन कर रहे हैं, बल्कि उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि एक गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। 10,325 अनिल जी ने कहा था इन लेवल्स पर अगर निफ्टी आता है तो फिर वहां से आप 50 अंकों की तेजी और देख सकते हैं। तो देखते हैं कि वो लेवल्स आते हैं कि नहीं। 21,400 पर आपको बैंक निफ्टी भी आता हुए दिख रहा है इस समय, और डाउ फ्यूचर्स पर भी आप नजर रखिए, क्योंकि वहां पर भी अच्छी रिकवरी आई है और आप देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स फिलहाल 100 अंक ऊपर है। तो ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी रिकवरी हो रही है, भारतीय बाजारों में भी आप रिकवरी आते हुए देख रहे हैं और डेज हाई की तरफ आपको निफ्टी आते हुए दिख रहा है, और वहीं बैंक निफ्टी भी अब 21,400 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो बेहतरीन मूवमेंट हो रहा है इस समय बाजार में। देखते हैं आखिरी 15 मिनट में ये सस्टेन हो पाता है कि नहीं, बट आप कहना पड़ेगा कि एक रिकवरी फिर से अटेम्प्ट की जा रही है इस समय बाजार में। कहां आ रहा है एक्शन? बजाज फाइनेंस निचले स्तरों से 2% की रिकवरी आई है। बजाज फिनसर्व में अच्छी रिकवरी आ रही है। टाटा स्टील और JSW स्टील, हालांकि ये सारे स्टॉक्स आपको नेगेटिव में ही दिखेंगे, बट निचले स्तरों से अगर आप देखेंगे तो इन स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी है। HDFC बैंक अब 2% ऊपर है और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को ही अच्छा सहारा मिल रहा है। कोटक बैंक भी 1.5% ऊपर है, तो वहां पर भी अब बढ़िया एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। M&M यहां पर आप 1.5% की तेजी बनते हुए देख रहे हैं, वहां पर एक्शन भरपूर है। निचले स्तरों से रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी थोड़ी सी खरीदारी आई है, तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बाजार को अच्छा सहारा मिल रहा है। BPCL, हिंडाल्को, टाइटन, HCL टेक्नोलॉजीज, HDFC लिमिटेड, यहाँ पर भी थोड़ी रिकवरी आई है। पिछले 10 मिनट में आधे % की खरीदारी हुई है, इसलिए आप देख रहे हैं कि एक्शन भरपूर है। HDFC बैंक पर अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी। कोटक बैंक, यहाँ पर भी हम खरीदारी देख रहे हैं। सचित जी, कोटक बैंक की चार्ट देखकर बताइए, अब 2% ऊपर है, 1365 पर आ गया है स्टॉक, क्या व्यू है इस पर? डीप इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलेटिवली थोड़ा स्ट्रांग है काउंटर। इनफैक्ट नीचे के लेवल जब तक 1300 वायलेट नहीं होते, साइडवेज टू पॉजिटिव रुझान ही रहेगा। ऊपर के लेवल्स मुझे लग रहा है अराउंड 1400-1410 तक वापस एक बार रिविजिट होनी चाहिए। तो फिलहाल तो एक अच्छे रेंज में है एंड अपने रेंज के लोअर बाउंड से ही ये रिबाउंड हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम इसका रह सकता है। तो अगर किसी के पास फिलहाल लॉन्ग पोजीशन है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा अराउंड 1330 का एंड लॉन्ग्स को होल्ड करना चाहिए, 1400 के आसपास रिव्यू करना चाहिए।
1400 के आसपास आपको जाते हुए दिखेगा। शार्प रिकवरी HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड में खरीदारी हो रही है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में खरीदारी हो रही है, कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर भी आप खरीदारी होते हुए देख रहे हैं। तो कुछ दिग्गज फाइनेंशियल स्टॉक्स में आपको खरीदारी दिख रही है और इसलिए आप देख रहे हैं कि बाजार को भी इस समय सहारा मिल रहा है। पर पीरामल, इसकी हम अभी बात कर रहे थे और विश्वेश जी की तरफ से कॉल भी आया है। स्टॉक में आप देखिए वायदा कारोबार में थर्ड बिगेस्ट गेनर है इस समय, और जी बिजनेस की पिछले हफ्ते थी एक्सक्लूसिव खबर इसके फार्मा कारोबार को लेकर। क्या है पूरी खबर, आगे का क्या रास्ता रहेगा, किस तरह से अब फार्मा बिजनेस की परफॉर्मेंस रहेगी, पूरी रिसर्च तैयार करी है देवांशी ने। देवांशी बताइए, पीरामल से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं और कंपनी में जो एक्शन है वो क्या क्या है? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए कुछ दिन पहले जैसे कि आप कह रहे थे, हमने आपको बताया था कि पीरामल अपने जो फार्मा कारोबार है उसमें हिस्सा बिक्री के लिए कई फंड से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कार्याल ये फंड है जो कि सबसे ऊंची बोलियां लगा रहे हैं। और जैसे कि हमने देखा कि शनिवार को ये खबर आती हुई दिखी है कि कार्याल और साथ ही पीरामल एंटरप्राइज दोनों ने करार कर लिया है, 20% हिस्सेदारी के लिए करार किया है। अब 3,700 करोड़ रुपए में ये 20% हिस्सेदारी ये पी फंड खरीदती हुई दिखेगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके चलते जो एंटरप्राइज वैल्यू आती हुई दिख रही है वो $2,775 मिलियन की आती हुई दिख रही है। इनका ये भी कहना है कि आगे चल के जो शर्तें हैं इनकी कुछ, जैसे कि नेट डेट अगर कम हो जाता है, एक्सचेंज वैल्यूज में अगर कुछ बदलाव होते हैं, इसके चलते जो अतिरिक्त $360 मिलियन है इसका भी भुगतान कंपनी करती हुई दिखेगी पीरामल एंटरप्राइज को। कुल मिला के 20% की हिस्सेदारी के लिए करीब $72 मिलियन की जो पेमेंट है ये कंपनी को आते हुए दिख सकती है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि अब जब उन्होंने ये करार कर लिया है, दो चीज़ों पर उनका सबसे ज़्यादा फोकस होगा। सबसे ज़्यादा इनके जो हेल्थ केयर फार्मा कारोबार में एक्सपेंशन या विस्तार करने के लिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा। कई ऐसी कंपनीज हैं जिनके साथ वो बातचीत करेंगे अधिग्रहण करने के लिए। इसके अलावा जो फंड्स जुटाने वाले हैं उसका अहम जो हिस्सा होगा वो कर्ज कम करने में यूटिलाइज करने वाले हैं। फिलहाल फार्मा कारोबार पर अगर आप नजर करें, उनका कर्ज करीब 4,200 करोड़ का है। इस करार के बाद और फंड जुटाने के बाद कंपनी का जो कर्ज है आने वाले समय में करीब 2,500 करोड़ तक कम होता हुआ दिखेगा। इसके चलते भी कई ब्रोकिंग हाउसेस इस पर काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। इंटरेस्टिंगली उनका ये भी कहना था कि कुछ ही महीनों में या कुछ ही समय के बाद वो इस फार्मा कारोबार को लिस्ट करने की भी योजना कर रहे हैं। फिलहाल फार्मा कारोबार को एकत्रित करके इनकी जो होली ओन सब्सिडरी है इसमें कन्वर्ट होती हुई दिखेगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर वैल्यूएशन वाइज देखें जिन पर ये डील होती हुई दिखे, तो इस वाइज अगर फार्मा कारोबार की बात करें तो करीब 18,500 करोड़ का ये वैल्यूएशन आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप कुल पीरामल एंटरप्राइज कंसोलिडेटेड लेवल पर देखें तो इनका मार्केट कैप करीब 30,000 करोड़ है। तो कुल मिला के इनके जो वैल्यूएशन है फार्मा कारोबार के लिए काफी बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। एनालिस्ट भी काफी पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं और इसी के चलते हमने देखा था पिछले कई दिनों में स्टॉक में उछाल भी आता हुआ दिखा है। पिछले एक महीने में करीब 40% तक के रिटर्न्स दिए स्टॉक ने। पिछले एक हफ्ते में देखें तो 11 से 12% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स पीरामल एंटरप्राइज ने दे दिए हैं। और साथ ही ब्रोकर्स की माने तो सिटी भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। इनका अनुमानित था उससे करीब 10% ज्यादा ईवी पर ये करार होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही अलग से लिस्टिंग करने की जो बात है ये भी काफी पॉजिटिव है। इनका जो टारगेट है वो अब उन्होंने 1130 से बढ़ाकर 1530 कर दिया और मोतीलाल भी काफी पॉजिटिव है, 1600 तक के नए टारगेट्स दे रहा है। तो कुल मिला के पॉजिटिव डील थी जो हमने आपको बताई थी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पीरामल पर राय। ब्रोकरेजेस का पॉजिटिव व्यू है, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। विश्वेश जी ने अभी भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आपको खरीदारी की राय दी है। पर चलिए बिगुल बजाते हैं, आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए, जान लेते हैं अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, भरपूर एक्शन है ग्लोबल बाजारों में। डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालिए, अब 125 अंक ऊपर हैं, वहां पर रफ्तार पकड़ी है। जो मैं पहले बात कर रहा था, यूरोप के बाजार पॉजिटिव होते हुए दिख रहे थे, अब पॉजिटिव हो गए हैं सारे के सारे बाजार। जर्मनी की अच्छी परफॉर्मेंस है और बाकी के यूरोप बाजार भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। और भारतीय बाजार की भी बात करें सर, तो निफ्टी आपके 10,325 के लेवल पर आ गया है। तो आप बताइए सर क्या करना चाहिए। दीप, देखिए सुबह से हमने वही यही स्टैंस रखा था कि कहीं कोई ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। और आपको याद है सुबह हम यही बात कर रहे थे कि जो लोग फ्राइडे रात को डाउ देखकर सैटरडे संडे हमें परेशान करते हैं ट्विटर पर, 700 पॉइंट गिर गया, 700 पॉइंट गिर गया, अब उन्हें रिलीफ मिली होगी। पॉइंट ये नहीं कि फ्राइडे रात को डाउ कहाँ बंद होता है और वीकेंड पर एसजीएक्स निफ्टी कैसे ट्रेड करता है। पॉइंट ये है कि सोमवार सुबह कैसे खुलता है और सोमवार को कैसे बंद होता है। तो आज
सुबह से लेकर अब तक एक भी बार नेगेटिव व्यू रखा नहीं और ये कहा कि चिंता मत करिए, पैनिक मत करिए, अभी कहीं कोई दूर दूर तक ऐसे संकेत नहीं है जो ट्रेंड रिवर्सल के हो। बीच बीच में ऐसी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। हाँ, बाजार, अमेरिका के बाजार थोड़े कोरोना पर रिएक्शन देना शुरू कर रहे हैं, लेकिन जब तक 10,200 ना टूटे तब तक पहला भी संकेत सावधानी का नहीं है। 10,200 के ऊपर जब तक बाजार ट्रेड कर रहे हैं तब तक आप निश्चिंत होकर तेजी में रह सकते हैं। 10,200 टूटेगा तो पहली बार आपको सावधान होना है कि क्या मैं तेजी करके ठीक तो कर रहा हूँ या नहीं, और 10,000 के नीचे जब बंद होगा तो आपके लिए ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा। ये मैं बार बार इसीलिए कहता हूं ताकि आपको याद हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस हिले ना। अब आइए क्लोजिंग। 10,300 के आसपास या इसके ऊपर क्लोजिंग होने के आसार है, जो कि किसी भी लिहाज से बुरा नहीं है। 10,240-50 के ऊपर की कोई भी क्लोजिंग मेरे लिए ट्रेंड इंटैक्ट रखने वाली है, बरकरार रखने वाली है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बैंक निफ्टी पर 21,300 के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है, जो मेरे लिए कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि पिछले कम से कम 6-7 ट्रेडिंग सेशन में कोई सेशन ऐसा नहीं है जहां आपने 21,338 के नीचे की क्लोजिंग देखी है। तो 21,300 के ऊपर की क्लोजिंग मेरे लिए अच्छी, तो क्लोजिंग बेसिस पर मेरे लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिन भर बाजार सीमित दायरे में घूम फिर के डे हाई के आसपास बंद हो रहे हैं और क्लोजिंग भी मेरे को अच्छी होती दिख रही है। अब रहा सवाल कल के लिए पोजिशन का, आपके पास ऑलरेडी शुक्रवार के कॉल ऑप्शंस पड़े होंगे जो हमने कहा था कि आप लेकर जाइए 10,400 के और 21,500 वाले, उन्हें होल्ड करिए। फ्रेश पोजीशन बनाना चाहें तो ऑप्शन के जरिए बनाइए और वो कॉल ऑप्शन ही होना चाहिए। 10,400 का कॉल ऑप्शन और 21,500 का कॉल ऑप्शन, चाहे तो 22,000 का कॉल ऑप्शन बेच दें बैंक निफ्टी का और चाहे तो 21,600 का कॉल ऑप्शन बेच दें, या 10,400 का खरीदें तो 10,500 या 10,600 का भी बेच सकते हैं। आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो लॉन्ग बायस के साथ आप ऑप्शंस के जरिए पोजीशन कल के लिए बनाकर जा सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो जैसा आपको फ्राइडे को कहा था, घबराइए मत और फेथ रखिए इस मार्केट में जब तक आप इन अहम सपोर्ट्स के ऊपर हैं। बिल्कुल आप वहीं से रिकवरी भी आते हुए देख रहे हैं। कॉल खरीद सकते हैं 10,400 या फिर 21,500 निफ्टी और बैंक निफ्टी के। ये आ रही है आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय, और इस समय हम देख भी रहे हैं कि अच्छी रिकवरी बाजार में आती हुई दिख रही है। 10,300 के ऊपर निफ्टी फिलहाल होल्ड कर पा रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत जरूर है बाजार के लिए। चलिए, इससे पहले कि क्लोजिंग हो कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बंसल जी, वोडाफोन आइडिया, थोड़ी देर पहले आपकी तरफ से कॉल आया था, स्टॉक पर डेज हाई पर है, 7% की तेजी है, नतीजे आने वाले हैं, थोड़ी वॉलेटिलिटी हो, मुनाफा बुक कर लें अगर किसी ने ट्रेड रखा है, भरोसा रखें इस कॉल पर। कोई स्टॉप लॉस रिविजन करना चाहेंगे? नहीं दीपांशु, कुछ रिवीजन नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस से एज ऑफ नाउ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। टेक्निकल पैटर्न काफी अच्छा है, जैसे आपने मेंशन करा, नतीजे आने वाले हैं और लॉट साइज बड़ा है। यही दो चीजें हैं जिनकी वजह से वोडाफोन में एक नॉर्मल कॉल दिया है, पिक ऑफ द डे नहीं दिया है। जिन्होंने लिया है ओवरनाइट कैरी करना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। ओके, बिल्कुल, तो ओवरनाइट कैरी करिए स्टॉप लॉस के साथ, घबराइए मत। कुछ टेलीकॉम डेटा भी आ रहा है आपके स्क्रीन पर। फरवरी के महीने में वोडाफोन के 35 लाख ग्राहक घटे हैं फरवरी के महीने में, ये आपके लिए अपडेट आ रहा है इस समय। भारतीय एयरटेल की बात करें तो यहाँ पर 9 लाख सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं और रिलायंस जियो ने भी सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। तो लॉस हुआ है जहाँ तक सब्सक्राइबर्स की बात है वोडाफोन आइडिया के लिए, बट ये शायद कहीं ना कहीं बाजार ने फैक्टर इन कर लिया और थोड़ा पुराना डेटा आ रहा है इस समय, इसलिए आप देख सकते हैं कि ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा है, बल्कि नतीजों से पहले डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है वोडाफोन आइडिया इस समय। कुछ और स्टॉक्स जिनके ऊपर आप क्विकली नजर डाल लीजिए और देखिए किस तरह का एक्शन अब आगे जाकर आपको मिलेगा। भारत फोर्ज, सचित जी, मैनेजमेंट से भी हमारी बात हुई, स्टॉक में हमने वीकनेस देखी है, 10% की गिरावट है इस समय। अगर किसी ने शॉर्ट कॉल ली है तो कवर करके खत्म कर दें इधर, या फिर आपको और वीकनेस दिख रही है आगे? दीप, मुझे लग रहा है यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर वीकनेस हुई है, इमीडिएटली एक अच्छा सपोर्ट है अराउंड 300 के आसपास, एंड ऑलरेडी इंट्राडे वाइज 308 के आसपास एक स्विंग बना है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एंड वापस अगर शॉर्ट करना है तो मुझे लग रहा है एक बार 300 का ये लेवल तोड़ने दीजिए, उसके बाद आई थिंक फ्रेश मंदी मिल सकती है सब, बट फिलहाल अच्छी मूवमेंट मिली है तो मुनाफा बांध देना चाहिए। ओके, विश्वेश जी, दिग्गज एनबीएफसीज में तो रिकवरी आई है। बजाज फाइनेंस, फिनसर्व ने अच्छा परफॉर्म किया है, एचडीएफसी लिमिटेड में खरीदारी है, पर आज जिस तरह से ब्रेकडाउन आया है एक्विटास में, क्या कोई राय है स्टॉक पर? 52 के नीचे फिसला है 7.5% की गिरावट के साथ, और वीकनेस देखेंगे?
देखिए अगर आज आप एनबीएफसी की बात करते हैं तो इक्विटास नीचे हैं, लेकिन उसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप ज़्यादा नहीं है, तो मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द थिंग विच इज़ हैपनिंग इज द लॉन्ग लिक्विडेशन हो रहा है। उज्जीवन देखेंगे तो वॉल्यूम कल से 36% कम है और ओवरऑल 18% हुआ है, बढ़ गया है। तो मुझे लगता है उज्जीवन में ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है रिलेटिव टू द इक्विटास। और अगर यहाँ से हम इक्विटास की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में जो लेवल है 51 वो बहुत ही मेजर सपोर्ट है, उसके आसपास है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए, इनफैक्ट वेट करना चाहिए। अगर 51 का लेवल टूटता है तो फिर उसके बाद में शॉर्टिंग करेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बेरिश या बुलिश नहीं होना चाहूँगा, सिलेक्ट ही करना चाहेंगे। तो एनबीएफसी में मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक्स नीचे आ चुके हैं, रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल नाइदर लॉन्ग नॉट शॉर्ट दोनों के लिए नहीं है, तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओके तो ये है आपके लिए राय। आइए आखिरी मिनटों की ट्रेडिंग बची है और अब आपको बता दें कि 10,300 के ऊपर निफ्टी बंद होने को तैयार है। 67 पॉइंट ऊपर, 225 अंक नीचे बंद होगा बैंक निफ्टी, लेकिन 21,300 के ऊपर और 200 अंकों के नुकसान के साथ सेंसेक्स बंद होने को तैयार है। कौन से स्टॉक से जो मजबूत होते हुए दिख रहे हैं? ब्रिटानिया 2% मजबूत, आज का स्टॉक परफॉर्मर HDFC बैंक और कोटक बैंक दोनों ही मजबूत होकर आए, जिससे बैंक निफ्टी को निचले स्तरों से मिला है सहारा। लेकिन आज FMCG शेयरों ने थोड़ा सपोर्ट देने का काम किया है। ब्रिटानिया के अलावा ITC और लीवर, ये तीनों ही स्टॉक पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे। कोल इंडिया खराब नतीजे के बाद 5% नीचे बंद हुआ है। एक्सिस बैंक S&P ने इनकी रेटिंग जंग की, हालांकि बाद में कंपनी की तरफ सफाई भी आई, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक 5% नीचे बंद हुआ है। टेक महिंद्रा ये सरप्राइज लूजर है, 4% 3.5% नीचे ये बंद होता दिख रहा है। SBI यहाँ पर सुबह ही कॉल पुट ऑप्शन खरीदने की राय दी थी शुभम जी ने, 180 रुपये का पुट ऑप्शन, और ये स्टॉक उसके नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है। IT शेयरों में गिरावट रही। टेक महिंद्रा के अलावा विप्रो कमजोरी के साथ बंद होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर नुकसान रहा है आज के सेशन में। और प्राइवेट बैंक में मिला जुला कारोबार, HDFC और कोटक मजबूत, बाकी सारे बैंक्स कमजोर। आइए प्रोविजनल क्लोजिंग आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। 10,315, 67 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी, 21,368, 223 अंकों के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी, और 34,971, 199 अंकों के नुकसान के साथ सेंसेक्स। ये तीन ऐसे हैं जो आपके साथ कमज़ोर बंद होते हुए दिख रहे हैं। इंडेक्स आइए कहाँ से आई है कमजोरी, वो मैं आपके सामने रख दूं। भारत फोर्ज खराब नतीजे के बाद आज 11% के नुकसान के साथ बंद होता हुआ। अशोक लेलैंड में 7% का बड़ा नुकसान नजर आ रहा है। इक्विटास 7% नीचे। सन टीवी खराब नतीजे के बाद 6% लुढ़कता हुआ, और आपको याद होगा शुक्रवार के दिन ही 420 रुपये के आसपास बसीन साहब ने कहा भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नतीजों के पहले रिस्क मत रखिए। कोल इंडिया खराब नतीजे के बाद 5% नीचे। उज्जीवन, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयरों में भी 5% का रहा नुकसान। नेल को भी नतीजों के बाद 5% नीचे बंद होता हुआ आपको नजर आएगा। आइए लेकिन मजबूत शेयरों का जिक्र कर लें। आइडिया आज रिजल्ट देगा, उससे पहले 6% मजबूत है। जस्ट डायल 3% मजबूत, उतार चढ़ाव के बीच। BEL नतीजों से पहले 3% मजबूत। ITC बड़े डिविडेंड देने के बाद 2.5% मजबूत। पिरामल एंटरप्राइजेज वोलेटाइल रहा स्टॉक, काफ़ी नीचे में 1284 तक 85 तक गया, और ऊपर में 1385, 100 रुपये का मूवमेंट दिखाया, लेकिन फाइनली 2% ऊपर 1360 के आसपास हुआ है ये बंद। तो ये हैं स्टॉक्स जो एक्शन में रहे आज के सेशन में। आइए शाम 6 बजे क्या है खास आपके लिए बता दें। 1 जुलाई से देश भर में अनलॉक होने की दूसरी चरण लागू होने जा रही है। खबर यह कि अनलॉक 2 में सरकार और ज्यादा ढील दे सकती है, लेकिन क्या इस बार इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुलेंगी? क्या स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे? क्या मेट्रो और लोकल सर्विसेज, जो ट्रेन की लोकल सर्विसेज हैं, वो आम लोगों के लिए खुलेंगी तो क्या चुनौतियां होंगी? कैसे इन्हें कंट्रोल किया जाएगा? इन सब पर हमारी खास चर्चा शाम 6 बजे। मिस मत करिएगा। आपकी खबर, आपका फायदा, अनलॉक 2.0 ये आपके लिए बेहद खास शो होगा। हालांकि अब ये कोरोना के मामले में दिल्ली मुंबई से काफ़ी आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है, वहाँ पर मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जरा आशु जी, दिल्ली का क्या हाल है इस वक्त? कोरोना को लेकर क्या चिंताएं ज़्यादा है इस वक्त? बहुत ज़्यादा मामले फैल रहे हैं? ये अनिल जी बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, और मैं जैसे उस दिन भी बता रहा था कि वो एक वो जो मेंटल कंफर्ट या मेंटल करेज निकालते हैं ना कोई, कि नहीं 2 स्टेप आगे जाते हैं, देखा जाएगा, ये तो है, यू हैव टू लिव विद इट, लेकिन 4 स्टेप पीछे आना पड़ रहा है। तो अनिल जी अब तो ऐसे केस मतलब दिखने में आ रहे हैं कि चाहे वो रिलेटिव्स में हो, फ्रेंड्स में हो या ऑफिस में हो, तो बहुत ज़्यादा केसेस सुनने में आ रहे हैं। तो इसकी वजह से आई थिंक प्रिकॉशन, एक तरफ को लॉकडाउन खुलता जा रहा है, सड़कों पर भीड़ है, सब कुछ है, और उतने ही केसेस बढ़ते जा रहे हैं। दी ओनली कंफर्टिंग थिंग अनिल जी इस वक्त ये है
कि घर पे ही 90% लोग क्वारंटीन हो रहे हैं और रिकवर हो रहे हैं, बट जो नंबर ऑफ केसेज है अनिल जी वो अलार्मिंगली बढ़ रहे हैं बिल्कुल। और कंटेनमेंट जो एरिया भी हमारे आसपास, मतलब अब तो अनिल जी आप अगर बात करें तो मेरे नेक्स्ट डोर नेबर्स में भी ये केसेस आ चुके हैं, तो इस तरह का फियर चल रहा है दिल्ली के अंदर। बाप रे, ध्यान रखिए, आप अपनी सावधानी पूरी रखिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अनलॉक होना शुरू कर दिया। सचिन जी, आपने जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार और अब की बार में आप में एक फ़र्क दिख रहा है, हेयर कट हो चुका है आपका, सही है सर? हाँ अनिल जी, थोड़ा सा जोखम लिया एंड हेलो हेलो, हाँ अनिल जी, लगता है सचिन जी से मेरा हाँ ओके, चलिए इस बीच फाइनल क्लोजिंग मेरे सामने आती हुई दिख रही है। 70 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी ने की है 10,312 पर समाप्ति, और बैंक निफ्टी ने 233 अंकों के नुकसान के साथ 21,359 पर की है समाप्ति, और सेंसेक्स 209 अंक नीचे 34,961 पर हुआ है बंद। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, आप तीनों का शुक्रिया, और शुक्रिया आशु सर आपका भी, विश्वेश जी और सचिन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चलिए, आज की क्लोजिंग तो ठीक ठाक हो गई, डाउ फ्यूचर्स भी रिकवर हो गए, कल की कल देखी जाएगी। देखते हैं आज रात अमेरिका में क्या कुछ होता है, कल सुबह हमारे बाजार कैसे खुलते हैं। लेकिन फिलहाल हम सबको दीजिए इजाज़त, मुझे और दीप को भी।